CH1 अनोखा प्यार एक ये कहानी है एक इनोसेंट भोली भाली लड़की माही की जिसकी आज शादी है अपने प्यार से तो वो बहुत खुश है। और वहीं दूसरी तरफ डेविल जो बिल्कुल निर्दय कठोर बेदर्द बेदिल इंसान की वो एक माफिया है जिससे हर कोई डरता है। वो खून करना लोगों को मारना उसका बाएं हाथ का खेल है। एक 2 मंजिला घर जो दुल्हन की तरह सजा हुआ था जिसमें चारों तरफ मंगल गीतों की आवाज और हंसी ठिठोली की आवाज ही गूंज रही थी। वहीं एक कमरे में दुल्हन के रूप के सजी संवरी लड़की जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वहीं उसके पास बैठी उसकी सहेलियां जो उसे छेड़ रही थी। क्या यार माही, तू थोड़ा तो सब्र कर लेती। 10 दिन पहले सगाई आज शादी, जीजू कहीं भागे थोड़े जा रहे थे। इतना कहकर कविता अपने पास बैठी श्रेया के साथ माही को छेड़ छेड़ कर हंस रही थी। माही उनकी बातें सुनकर केवल शर्म से उसके चेहरे पर हया की लाली छा रही थी। देख श्रेया, माही के चेहरा कैसे लाल हो गया जैसे आज ही जीजू इसके साथ। इतना कहकर माही के अपने कंधे से मरते हुए हंसते हुए बोलती हैं। कविता, क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी है? आज तो शादी है, कल मेरी बच्ची चली जाएगी। माही की माँ रवीना जी रोते हुए बोलती हैं। माही के पास आकर उसके कान के पीछे अपनी आंखों से काजल लेकर लगा देती हैं। तभी रवीना जी बोलती हैं, मैं तो बातों में भूल गई, नीचे बारात आ चुकी है, तुम लोग थोड़ी देर माही को लेकर आ जाना। इतना कहकर अपनी भारी साड़ी संभालते हुए बाहर निकल जाती हैं। यार डेविल, आज वो तेरे मना करने पर भी अपनी बेटी की शादी कर रहा है, जबकि उसके पास अपने पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा है। ये बात तो मुझे भी मालूम है रॉकी, लेकिन उसे बूढ़े को अभी नहीं, बाद में देखेंगे, आज तो कुछ और ही करेंगे। चल गाड़ी निकल, मैं भी तो देखूं कैसे करता है शादी। इतना कहकर एक डेविल स्माइल देता है। यार, जब तू तेरे नाम वाली हंसी हंसता है तब कुछ कांड होता है। आज भी वही हंसी है तेरे चेहरे पर, रॉकी डेविल को बोलता है। चल गाड़ी निकल, तब तक मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। डेविल अपने कसे हुए सुडौल शरीर पर व्हाइट कलर की शर्ट पहनता हुआ बोलता है। यार डेविल, तू इतना हैंडसम दिखता है, लेकिन आज तक तूने अपने करीब किसी को नहीं आने दिया, जबकि तुझे देखकर सारी लड़कियां आहें भरती है तेरे पास आने के लिए, लेकिन तू किसी की तरफ नहीं देखता। और हमें देखो, अच्छा खासा शरीर है, तेरी तरह ही फिट है, सब कुछ है, लेकिन मजाल है जब तू साथ हो कोई मुझे देख भी ले। रॉकी डेविल की तरफ देखता हुआ बोलता है। कुछ नहीं रखा भाई, इनमें लड़कियां केवल बिस्तर गर्म करने के लिए आती है या फिर पैसे के पीछे, और मुझे वो दोनों ही नहीं चाहिए सी। डेविल अपने खोए हुए अंदाज में बोलता है। हाँ हाँ, चल अब बड़ी देर हो गई, आगे जाके उससे भी तो पैसा वसूलना है साले बूढ़े से। रॉकी कमरे से बाहर निकलता हुआ बोलता है। डेविल रॉकी को बाहर निकलता देख अपना सर झटक कर अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकलकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। बाहर रॉकी थार पर टिक कर खड़ा होकर डेविल का इंतजार कर रहा होता है। डेविल उसे देखकर मुस्कुरा देता है, जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रॉकी उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर बोलता है, डेविल तू रहने दे, अभी हमें दिल्ली के चांदनी चौक में गाड़ी चलानी है, उड़ानी नहीं। तेरा भाई उड़ाए तो भी किसी में इतना दम नहीं कि डेविल की गाड़ी रोक सके। डेविल अपना डेविल लुक देता हुआ बोलता है। हाँ वो तो है, तेरी गाड़ी कौन रोकेगा? अगर तेरी गाड़ी रोक दी तो तू उसकी सांसें ना रोक दे। रॉकी हंसता हुआ बोलता है। चल तू जानने तो लग गया मुझे, वरना मुझे लगा था तू भी नहीं समझ पाएगा। डेविल गाड़ी को स्टार्ट करके स्पीड में दौड़ता हुआ बोलता है। थोड़ी देर दोनों के बीच शांति पसर जाती है, तभी रॉकी का फोन रिंग करता है। रॉकी एक नज़र डेविल को देखकर कॉल रिसीव करता है, सामने वाले की बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही रॉकी बोलता है, डेविल महाशय आ रहा है, आज दुबई से वो तेरे से मिलना चाहता है। तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन आज नहीं कल। डेविल ड्राइविंग पर फोकस करता हुआ बोलता है। लेकिन रॉकी आगे कुछ बोलता उसके पहले ही डेविल उसकी बात काटकर बोलता है। डेविल से मिलना है ना तो डेविल के हिसाब से मिलना होगा, चाहे महाशय हो या कोई और। डेविल गुस्से में गाड़ी दौड़ता हुआ बोलता है। करीब आधे घंटे बाद एक घर के बाहर डेविल गाड़ी रोकता है। अपने हाथ में चाबी घुमाता हुआ सिटी बजाता हुआ घर के अंदर चला जाता है। तभी रॉकी आवाज लगाकर कुछ बोलता, उसके पहले डेविल अंदर जा चुका होता है। रॉकी भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है। ये डेविल ना खुद का घर बसाता है ना ही किसी का बसने देता है, मुंह बनाते हुए रॉकी बोलता है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है तो देखता डेविल एक बूढ़े अधेड़ व्यक्ति पर अपनी बंदूक तान कर खड़ा था। उसके पास एक बूढ़ी औरत जो डेविल के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी छोड़ने के लिए। रॉकी ये देखकर अपना सिर हिला देता है और आगे बढ़ जाता है। डेविल एक अधेड़ व्यक्ति पर बंदूक तान कर खड़ा था, वही आदमी के पास खड़ी औरत डेविल स्माइल विद हॉर्न्स के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि यहाँ से चला जाए। रॉकी ये देखकर अपना सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ जाता है। बेटा, ये तुम्हारे पापा की उम्र के हैं,
प्लीज बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, आज मेरी बेटी की शादी है, अगर सब ने ये सब देख लिए तो तमाशा बन जाएगा हमारा समाज में। औरत अपने हाथ जोड़कर सिसकते हुए बोलती है। देखो जो भी आप, पहली बात मैं औरतों से बात नहीं करता। मैं यहाँ मेरे पैसे लेने आया हूँ, मेरे पैसे दो, फिर तुम तुम्हारे मैं मेरे। ओ बूढ़े चल पैसे निकाल। डेविल बंदूक पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं दे नहीं देता तुझे। बेटा थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं आपका पैसा और ब्याज दोनों चुका दूंगा। अधेड़ व्यक्ति ने डेविल की तरफ देखकर बोला। देख बूढ़े चुपचाप पैसे दे, अगर पैसे नहीं है तो इतनी धूमधाम से शादी कैसे कर रहा है बे, कहीं तेरी बेटी। रॉकी खिली उड़ाते हुए बोलता है। रॉकी की बात सुनकर डेविल उसे अपने डेविल अंदाज में घूरता है। रॉकी की हंसी गायब हो जाती है। वही अधेड़ व्यक्ति और औरत जब ये बात सुनती है उनकी बातों में खून उतर आता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सुन सकते थे। तभी वहां पर एक लड़की आती है और बोलती है, आंटी जी पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त का समय हो गया, तो क्या मैं माही को ले आऊं? जी सही समझे, ये और कोई नहीं माही के माता पिता ही हैं, रवीना जी और मुकेश जी, जिनसे डेविल पैसे मांगने आया है। रवीना जी श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, बेटा तुम माही को लेकर मंडप में आओ, मैं और तेरे अंकल अभी आ रहे हैं। श्रेया ये बात सुनकर डेविल और रॉकी को एक नज़र देखकर अंदर की तरफ बढ़ जाती है। बेटा मेरी बेटी की शादी है, तुम्हार पैसे में सूद समेत दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम चले जाओ यहाँ से। मुकेश जी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। क्या बे बूढ़े, हराम का पैसा समझा है क्या? चल पैसे निकाल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। रॉकी कमर के पीछे से अपनी बंदूक निकलता हुआ बोलता है। बेटा प्लीज चले जाओ, बारात आ चुकी है, फेरों का समय हो गया है, बेटा अब तमाशा मत बनाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मुकेश जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं। देख बूढ़े, पैसे दे दे चला जाऊंगा, वरना तू भी जनता है डेविल क्या चीज है। डेविल अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालता हुआ बोलता है। क्या यार डेविल, ऐसे नहीं मानेगा ये, चल जरा थोड़ा हाथ साफ कर लूं, वो मेरे हाथ में खुजली चल रही है। रॉकी अपने हाथ को खुजाता हुआ बोलता है। रॉकी की बात सुनकर डेविल के लब भी हल्के खींच जाते हैं। तभी सामने से एक बहुत ही प्यारी आवाज आती है। क्या बोले आप मेरे पापा पर हाथ उठाएंगे? तभी डेविल पर रॉकी की नज़र सामने की तरफ जाता है। सामने लाल रंग के लिबास में बहुत सुंदर लड़की जो अभी दुल्हन के बेस में खड़ी थी। उसका रूप बड़ा हो मनमोह लग रहा था, माथे पर मटपटी, नाक में बड़ी सी नथ, आंखों में आंसुओं जो उसकी कजरारी आंखों में भरे हुए थे, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होठ जिन पर अभी लाल रंग की लिपस्टिक सजी हुई थी, हाथों में भरा पूरा चूड़ा, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में बड़ा सा हार, बालों को एक जुड़े में बंधा हुआ था लेकिन कुछ लटे जो उसके गुलाबी गालों को बार बार चूम रही थी। डेविल तो सामने खड़ी माही में इस तरह खो गया कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो यहाँ क्यों आया है। यार डेविल, मैं अब नहीं रुकूंगा, अब तक इसलिए रुका हुआ था कि ये लोग सही से पेश आ रहे थे, लेकिन तो ये बड़े ही बदतमीज है बे। रॉकी डेविल के कंधे पर हाथ रखकर झंझोरते हुए बोलता है। रॉकी रुक, पहले इनसे पूछ लो लास्ट बार क्या कहते हैं, अब देखते हैं क्या करना है। डेविल इतना कहकर पास में रखी चेयर पर बैठ जाता है जैसे कोई राजा बैठा हो। तभी रॉकी का फोन रिंग करता है। रॉकी फोन में नाम देखकर टेढ़ा स्माइल देता है डेविल को। डेविल उसका इशारा समझकर अपने डेविल अंदाज में मुस्कुरा देता है। रॉकी कॉल रिसीव करके सामने वाली की बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और डेविल के पास आकर उसे कुछ कहता है। डेविल उसकी बात सुनकर अपना सर हिला देता है। तभी वापस से डेविल को गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। कौन हो आप लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? जरा सी भी शर्म नहीं है आप में कि ऐसे किसी शादी वाले घर में आकर तमाशा करना? तमाशा? इतना बोलता कर डेविल गुस्से से मुकेश जी घूरते हुए बोलता है। तो बूढ़े तूने बताया नहीं अपनी बेटी को मैं यहाँ क्यों आया हूँ? डेविल अपनी एक आईब्राउज उचकाते हुए बोलता है। साहब आप लोग जाइए, ये ना समझ है, आप लोग जाइए प्लीज, मुकेश जी रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं। पापा आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो इन गुंडों से जिन्हें जरा सी भी शर्म नहीं, बिल्कुल बेशर्मों की तरह घुस गए हैं। खुद के तो घर नहीं है लेकिन जिनके हैं उनके तो मत उजाड़ो, माही गुस्से में भरकर बोलती है। माही की बात सुनकर डेविल की नसें तन जाती है, आंखों में लाली छा जाती है। रॉकी डेविल को ऐसे देखकर माही को बोलता है, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? क्या बोल रही है, कहीं अफसोस ना हो तुझे बाद में कि बोल दिया मैंने। रॉकी गुस्से में माही को बोलता है। तभी पीछे से आवाज आती है। ये सब क्या है समधी जी, कब से मेरा बेटा मंडप में बैठा है, आप लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? CH2 अनोखा प्यार दो। तभी पीछे से आवाज आती है। ये सब क्या है समधी जी, मेरा बेटा कब से मंडप में बैठा बहू का वेट कर रहा है, और यहाँ क्या चल रहा है? सब उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ देखते हैं तो एक औरत 50 साल की उम्र सज धज कर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था।
ये और कोई नहीं माही की होने वाली सास थी ज्योति जी। ज्योति जी डेविल और रॉकी को देखकर बड़े एटीट्यूड से मुंह फेर लेती हैं, जैसे डेविल और रॉकी को धुकार रही हो। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स और रॉकी ज्योति जी का रिएक्शन देखकर आंखों में खून उतर आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। तभी ज्योति जी की नज़र सामने दुल्हन के लिबाज में खड़ी माही पर पड़ती है और वो गुस्से में भर जाती हैं और पांव से डग भरते हुए माही के पास जाकर बोलती है, ए बेशर्म, तुझे केवल मेरे अमन की वजह से बहू बना रही हूँ, क्योंकि तुझ जैसे लड़की ना बड़े खानदान की बहू बनने लायक है ही नहीं। एक नज़र डेविल को देखकर माही का हाथ पकड़कर उस पर अपनी पकड़ कसकर बोलती है, कहीं तेरा आशिक तो नहीं है ना ये? तुम बाप बेटी मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? अगर मुझे पता लगा मेरे साथ धोखा हुआ है तो। माही का हाथ छोड़कर जबड़ा कसकर पकड़ लेती है। तुझे दिन में तारे दिखा, माही का हाथ झटकती हुए बोलती है। लड़की, तुझे पता नहीं क्या बड़े खानदानी की बहुएं ऐसे गुंडों मवलियों से मुंह नहीं लगती। गुंडा मावली सुनकर रॉकी का खून खोल जाता है। वो अपनी बंदूक निकलकर ज्योति पर तनाते हुए बोलता है, ए झमकर चलो। गुंडा किसे बोला? साली को गुंडा दिखाता हूँ क्या? चल कोई ना, अभी बता देता हूँ गुंडा मवाली क्या होता है। इतना बोलकर आसमान में बंदूक चला देता है। बंदूक की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और माही तो अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लग जाती है। ज्योति जी माही को देखकर गुस्से को दबाते हुए बोलती है, ए कर्मचली, कौन सी मर गई जो रो रही है? तुझे पता है ना, मैं केवल तुझे अमन की वजह से देख रही हूँ, नहीं मैं तुझे कभी बहू किसी सूरत की में नहीं बनाती। ओह ये झमक चलो, कब से तेरा पुराण सुन रहा हूँ, बंद कर इसे। साली सर ही दर्द करने लग गया। अब चुप हो जा बे, नहीं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। रॉकी ज्योति जी को बंदूक दिखाते हुए बोलता है, चल बूढ़े मेरे पैसे दे जल्दी, फिर मुझे और भी काम है। रॉकी अपनी बंदूक पर अपना हाथ चलाते हुए बोलता है। मुकेश जी हाथ जोड़कर, प्लीज बेटा तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा पाए पाए चुका दूंगा। ज्योति जी मुकेश जी और रॉकी की बात सुनकर बोलती हैं, ये सब क्या सुन रहे हैं समधी जी? कुछ नहीं बहन जी। रवीना जी, आप रवीना माही और बहन जी को लेकर चलो, मैं बात करके आता हूँ। रवीना जी ज्योति जी को इशारा करती हैं चलने का, लेकिन ज्योति जी अपना हाथ दिखाकर रोक देती हैं। फिर बोलती हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर भाई साहब? ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर अकेले में बात कर रहे हैं? ये आपको कौन से पैसे की बात कर रही हैं? कहीं आपने जो हमें दहेज में देने के लिए गाड़ी की बात की थी उसकी तो नहीं है? आपने गाड़ी मंगवा तो ली है ना? मुकेश जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बहन जी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, आप प्लीज जाकर मंडप में फेरों की तैयारी करवाए। वही ज्योति जी बात सुनकर गुस्से में, बस मैं जब तक शादी नहीं होने दूंगी जब तक आप ये नहीं बता देते कि गाड़ी दे रहे हैं या नहीं। जब आपको कह दिया था कि गाड़ी लेकर जाऊंगी तभी माही से शादी करवाऊंगी, अगर गाड़ी नहीं है तो शादी में नहीं होगी। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, मोम क्या हो रहा, आप कैसे गुस्से में हो? बाहर पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया अमन? ये नहीं ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। मैंने तुझे कहा था ना, इन लोगों की हैसियत नहीं है अपनी डिमांड पूरी करने की, लेकिन तुझे चढ़ी थी कि मैं इससे शादी करूंगा। ये देख ले, मैंने कहा था ना कि गाड़ी लूंगी, तूने भी कहा था। ठीक है माँ, ये लोग गाड़ी दे देंगे लेकिन उनके पास में पैसे ही नहीं है, भिखारी है ये लोग। ये गुंडे मवाली इनके पास में पैसे मांगने आ रहे हैं। क्या काम क्या रह गई होगी? मेरी इज्जत इतनी बड़ी खानदान की होते हुए भी तेरे लिए भिखारियों की बेटी ढूंढी तू है कि तू इसके पीछे पड़ा है? मेरी तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगी, या तो तू इससे शादी कर ले या फिर से मेरा मरा हुआ चेहरा देख लेना। वहीं पर खड़ा रॉकी जो अपने सिर को खुजा रहा था जैसे उसका इन सब से सरदर्द हो गया हो। वही डेविल अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले ये सब देख रहा था। इस टाइम उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उससे पता लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी स्माइल विद हॉर्न्स डेविल को रॉकी आकर बोलता है, डेविल चल खाना खा ले। पैसे तो मिलेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन खाना तो खा ले। आज शांता ताई भी घर पर नहीं है, खाना कौन बनाएगा बे? डेविल उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है जैसे उसे जिंदा ही निगल जाएगा। जा खा ले वरना तो भूखा मर जाएगा। इतना कहकर डेविल और रॉकी मंडप की तरफ जाने लगते हैं। ज्योति जी डेविल और रॉकी को जाते देख खुद भी जाने लगती हैं। तभी मुकेश जी हाथ जोड़कर ज्योति जी सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और गिड़गिड़ते हुए, बहन जी आप ऐसा मत बोलो, नहीं मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था आप हमें शादी में गाड़ी देंगे तभी मैं शादी करूंगी, फिर भी मैंने मेरे बेटे की जीत के आगे आपकी बात मान ली। जब आप गाड़ी नहीं दे सकते तो मैं भी शादी नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे से एक भिखारी की घर की बेटी को मेरे घर की बहू नहीं बनने दूंगी। आप या तो गाड़ी की व्यवस्था करिए या फिर अपनी बेटी को अपने घर पर रखिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भिखारन लड़की। इतना कहकर वो अपना पस संभालते हुए आगे चली जाती हैं। अमन भी उसके पीछे पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी माही उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोलती है, अमन प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज पापा के बारे में सोचो, पापा ने बोला था
ना करेंगे, जबकि मैं पहले भी कहा था मेरे घर वाले गरीब हैं, तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकती, तब तुमने ही कहा था कि कोई बात नहीं, तो नहीं दे सकते तो मैं हूँ, मैं सब सम्मान लूंगा। अमन प्लीज तुम कुछ करो। देखो माही, मेरे परिवार की भी इज्जत है, तुम समझ रही हो ना। मुझे क्या पता था तुम सच में ही भिखारी हो। मुझे लगा था तेरे परिवार वाले एक गाड़ी तो दे ही देंगे। अमन माही से हाथ छुड़वाकर बोलता है। वही माही एक दुल्हन के लिबास के अंदर जोर जोर से रोने लग जाती है। मुकेश जी अपनी छाती पीटने लग जाते हैं। क्या हो गया? और डेविल की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुम चले जाओ, मेरी बेटी की शादी है नहीं, लेकिन तुम नहीं माने। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? देखो मेरी पूरी समाज में मेरी बेटी की बदनामी हो गई। ज्योति जी मंडप पर आकर अपने हस्बैंड से कहती हैं, क्या देख रही हो इधर उधर, घर चलो। तभी विवेक जी कहते हैं, क्या हुआ जाने मन इतना गुस्सा? हाँ घर चलो, इन भिखारियों के पास कुछ नहीं है देने को, बदनामी करवा दी। इतना कहकर अमन का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगती हैं। मुकेश जी ज्योति जी के पीछे की तरफ भागते हैं। बहन जी ऐसा मत करिए, आप ऐसे मत जाइए, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो भिखारी वैसे कौन सा मुंह दिखाने लायक रहते हैं? इतना कहकर चली जाती हैं। तभी मुकेश जी पीछे की तरफ दौड़ते हुए जाकर अमन का हाथ पकड़कर बोलते हैं, बेटा तुमने तो माही से प्यार किया था तो उसे मत छोड़कर जाओ, मैंने सारी तैयारी कर ली है बेटा, अगर आज शादी नहीं हुई तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, उसे कोई शादी नहीं करेगा बेटा। अमन फिर अपना मुकेश जी छुड़वाकर जवाब में ना में गर्दन हिलाकर अपनी मां के पीछे चला जाता है। वही मुकेश यमन के पीछे जाने लगते हैं। माही मुकेश जी का हाथ पकड़ लेती है और वहां पर अपना सिर झुकाकर हाथ पकड़कर सबको बोलती है, यहाँ पर कोई शादी नहीं है, आप सब खाना खाकर जाएगा। घर के अंदर की तरफ दौड़ जाती हैं। वही खाना खाते हुए रॉकी ये सब देख रहा था और फिर भी मस्त होकर खाना खा रहा होता है। फिर कुछ सोचकर वो डेविल को देखकर बोलता है, डेविल अपन तो यहाँ पर और कुछ करने आए थे, यहाँ तो पहले ही इतना कुछ हो गया, अब शायद अपन को चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसके पास इतना पैसा है, अगर पैसा होता तो अपनी बेटी को गाड़ी दे देता। डेविल उसकी बात का जवाब ना देते हुए घर के बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रवीना जी गुस्से में चिल्लाते हैं, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी ना, मैंने कह दिया था ना मैं दे दूंगी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर नहीं बसा। तुम्हें पता है एक बेटी की एंड टाइम पर ऐसे घर उजड़ना कितनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उनकी बेटी की बारात उनकी बेटी से शादी किए बिना ही वापस चली गई। तुम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम खुद बाप बनोगे उस दिन समझ आएगा। डेविल इतना सब सुनकर चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि डेविल को भी उस तकलीफ का एहसास था कि कितना दर्द होता है। तभी अचानक से माही आकर डेविल की कॉलर पकड़कर गुस्से से, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों, क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? इतना कहकर जोर जोर से डेविल के सीने पर मारने लगती हैं। तभी वहां पर गोलियां चलने की आवाज आती है। डेविल माही को अपनी बाहों में थामे पलट जाता है और दीवार की ओट में छुप जाता है। अपनी कमर से गन निकलकर एक हाथ में थाम लेता है, दूसरे हाथ को माही की कोरी कमर में डालकर अपने से चिपका लेता है। माही तो डेविल के इस हरकत से जम सी जाती है, अपना सिर डेविल के सीने पर टिका देती है, मजबूती से डेविल से शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। डेविल माही को अपने सीने से लगा देख उसके सीने में मौजूद दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन बाहर आती गोलियों की आवाज सुनकर माही से ध्यान हटाकर अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर हाथ रखकर, रॉकी ये यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें भी कोई चोट नहीं आनी चाहिए, और हाँ पता करो ये किसका काम है। इतना कहकर जैसे ही सामने देखता है तब उसे एहसास होता है कि माही उसके सीने से लगी ऐसे खौफनाक माहौल में डेविल के सीने में दुबकी हुई सो गई थी। वही अब उसके माथे पर शिकन छाई हुई थी। डेविल माही से अपना ध्यान हटाकर बाहर की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। माही को लेकर वो से निकलने लगता है। तभी अचानक से गन चलने की आवाज सुनकर वापस घूमता, तभी माही के लहंगे में उसका पाँव फंस जाता है और माही को लेकर नीचे गिर जाता है। कौन है ये लोग जो माही के घर पर हमला कर रहे हैं, और आगे क्या होगा माही के साथ, क्या डेविल देगा साथ? CH3 अनोखा प्यार। माही का पाँव लहंगे में फंस जाता है और माही वही गिरने लगती है। डेविल माही को संभालने के चक्कर में आगे आकर उसकी कमर थामना चाहता है, लेकिन माही के डिसबैलेंस होने के चक्कर में डेविल और माही नीचे गिर जाते हैं। माही डेविल के ऊपर गिरी थी, गिरने की वजह से दोनों के लब मिल चुके थे। वही डेविल अपने सख्त होठों पर गुलाब जैसे कोमल लब का स्पर्श पाकर उनका रस चूसने में लग चुका था। माही भी डेविल का साथ दे रही थी, दोनों इस बार से बेखबर कि वो किस हाल में कहाँ लबों का रसपान कर रहे हैं। वही डेविल के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले होने की वजह से डेविल का खुला सीना माही के क्लीवेज को टच कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी में एक तरंग दौड़ रही थी। वही डेविल लबों का रस चूसते हुए अपने हाथ माही की कोरी कमर पर ले जाकर कस देता है। डेविल की कमर कसने पर माही के मुंह से आ निकल जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि डेविल उसके लबों को आजाद नहीं करता है।
तभी एक पिस्टल की चलने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर डेविल तुरंत अलर्ट हो जाता है और माही को आजाद कर देता है। तुरंत खड़ा होकर माही का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने लगता है, लेकिन माही तो अभी भी डेविल के एहसास में ही गुम थी। माही को ऐसे शर्माते हुए देखकर डेविल उसे अपनी गोद में उठाकर साइड में दीवार से सट जाता है। वही माही डेविल के धक्का देकर उसे अपने आप से दूर करती है और एक खींचकर चाटा लगा देती है और गुस्से में कांपते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे, मुझे किस करने की हवसी लड़की देखी नहीं, आ गए फायदा उठाने। डेविल गुस्से में भौंकला जाता है और माही को दीवार से सटाकर गुस्से में दांत पिसते हुए बोलता है, जानती हो किस पर हाथ उठाया है तूने, उसका अंजाम क्या हो सकता है, और तुम्हें मुंह क्यों लगाऊंगा, तुम आखिरी लड़की भी हो ना, तब भी मुंह नहीं लगाए, लाइन लगती है लड़कियों की डेविल के लिए, समझी ना। धक्के से माही को छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। रॉकी को कॉल करके कुछ बोलता है, बाहर जाकर अपनी थार में बैठकर थार को दौड़ा देता है। इस वक्त डेविल की आंखें गुस्से से अंगारे बरस रही थी। वही रॉकी बाहर आए हुए गुंडों का काम तमाम करके उनकी हकीकत जानने को कोशिश कर रहा था। माही भी वही धम से बैठ जाती है। माही को ऐसे बैठे देख रवीना जी उसे अपने गले से लगा लेती है, उसे चुप करवाने लग जाती हैं। उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती हैं और मुकेश जी को कुछ इशारा करती हैं। मुकेश जी रवीना जी का इशारा समझकर रवीना को तो एक गिलास पानी ला कर देते हैं। रवीना वो पानी माही को पिला देती है। माही पानी पीते ही एक तरफ लुढ़क जाती है। माही को लुढ़कते देख रवीना जी उसे झटके से छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से माही का सर दीवार से लग जाता है। माही के माथे पर कट लग जाता है, उससे खून बहने लग जाता है। रवीना जी उसे इग्नोर करते हुए मुकेश जी को बोलती हैं, आज भी सब कुछ बर्बाद हो गया, साली अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो आज ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होती। मुकेश जी रवीना की तरफ देखते हुए, कोशिश भी बहुत की उस गुंडे को भगाने की, लेकिन मजाल है साला उठ जाए और किराए पर मंगवाए हुए गुंडों को और साफ कर गया। अब कुछ जल्दी ही बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। रवीना जी मुकेश जी की बात सुनकर बोलती हैं, लेकिन तुमने एक गुंडे से बात की थी ना जो इसको खरीदना चाहता है, उसे बेच देते हैं इसे और कागजों में मरा हुआ दिखा देते हैं और किसी ट्रस्ट वाले से बात करके देखो। मुकेश जी बोलते हैं, नहीं माही के मरते ही तो ट्रस्ट में चल जाएगी सारी जायदाद, ये राहुल भी निकमा निकला, नहीं नहीं इसके गले बांध देते और माही को साइन लेकर प्रॉपर्टी बेचकर निकल जाते यहाँ से। एक बाहर से खंडर सी बिल्डिंग के अंदर नाच गाने की आवाजें आ रही थी। वहीं वहां बड़े से हाल में एक आदमी शराब के जाम पर जाम लगाए जा रहा था। उससे सामने लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर या अंग प्रदर्शन करके नाच रही थी और बार बार आदमी के पास आकर अपने हुस्न का जलवा दिखा रही थी। वही वो आदमी अपने जाम में से शराब उनके शरीर पर डाल डाल कर पी रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आकर आदमी को डरते हुए बोलता है, महासहाय जी डेविल ने आज मिलने से मना कर दिया, कल का बोला है। महासहाय उसकी बात सुनकर गर्म खून है, उछाल मार रहा है, वो खुद आएगा मेरे पास, दूम हिलाते हुए वापस से सिगार के कस लेते लगता है। आदमी और कोई नहीं महासहाय ही था जो अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसके लिए लड़कियों की डीलिंग, ड्रग्स सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब उसके उल्टे हाथ का काम था। महासहाय लड़के की बात सुनकर अपनी गोद में बैठी लड़की के कमर पर हाथ फेरते हुए उसकी ड्रेस की डोर खींच देता है। डोर खींचने से उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। अब वो बिल्कुल नेक थी। लड़की अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करती बल्कि महासहाय के हाथों को चूमने लग जाती है, उसको अपने हाथों से जाम पिलाने लगती हैं। लड़की को ऐसे जाम पिलाते देख महासहाय लड़की को झटक कर अपने पास आए हुए लड़के को बोलता है, आज इसके शरीर की गर्मी कम से कम 10 लोग दूर करना, वो भी 5 घंटे बिना रुके, इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। महासहाय की बात सुनकर लड़का अपनी गर्दन हिला देता है और लड़की महासहाय का पाँव पकड़कर रोते हुए बोलती है, सेठ जी ऐसा न करे, ये केवल आपके लिए। महासहाय उससे अपना पाँव छुड़वाकर शराब के नशे में झूमते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर रूम में चला जाता है। उसके रूम में एक 18 साल की लड़की बेड पर बैठी हुए रो रही थी। जैसे ही महासहाय उसके पास जाता है वो डर कर पीछे सरकने लगती है। उसको पीछे होता देख महासहाय उस लड़की को आगे लपक पर दबोच लेता है और एक हाथ से कपड़े फाड़ देता है और एंटर कर जाता है। लड़की जोर जोर से चीखने लगती है अपने आप छुड़वाने के लिए, लेकिन महासहाय तब तक दबोच चुका था और पूरी रात अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगती हैं जो किसी लड़की की, लेकिन कोई भी वहां होकर भी नहीं था। सब उन चीखों को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहे थे। वही रॉकी अपने ठिकाने पर आ जाता है। रात को डेविल के कमरे में देखता है लेकिन डेविल वहां नहीं था। रॉकी इग्नोर करते हुए जाकर अपने बेड पर गिर जाता है और सो जाता है। वही सुबह बाहर लड़ाई की आवाज से रॉकी की नींद टूटती है। रॉकी अपनी आंखें मसलता हुआ बाहर जाता है तो देखता है महासहाय वहां बाहर सोफे पर बैठा हुआ एक सफेद पाउडर अपने नाक पर लगाकर कस भर रहा था। बाहर खड़े गार्ड्स को महासहाय के लोगों ने पकड़ रखा था। इसकी वजह से गार्ड्स अपने आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। ये आवाज सुनकर रॉकी उठा था।
रॉकी महासहाय को वहां देखकर चौंक जाता है लेकिन अपने चेहरे से लगने नहीं देता और महासहाय की तरफ बढ़ जाता है। रॉकी को देखकर महासहाय अपने आदमियों को इशारा करता है। महासहाय का इशारा समझकर गार्ड्स को छोड़ देते हैं। महासहाय को देखकर रॉकी अपने गार्ड को इशारा करता है। गार्ड इशारा समझकर गार्ड वहां से चला जाता है। फिर रॉकी महासहाय से बोलता है, क्या बात महासहाय, आज दिल्ली में, वो भी डेविल के अड्डे पर? महासहाय रॉकी की बात सुनकर बोलता है, हाँ डेविल से काम है, धंधे का। धंधे का या लड़कियों का? रॉकी बोलता है, तो तुम समझ गए महासहाय को क्या चाहिए। महासहाय सफेद पाउडर का पैकेट रॉकी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है। रॉकी पाउडर लेकर साइड में रख देता है। महासहाय को रॉकी का ऐसे पाउडर साइड में रखना अच्छा नहीं लगता है। डेविल को बुलाओ, उससे काम है। महासहाय अपना गुस्सा दबाते हुए बोलता है। डेविल अभी अड्डे पर नहीं है, जब आएगा तब बता दूंगा, रॉकी बोलता है। आज डेविल के अड्डे पर इतना भीड़, वो भी सुबह सुबह, किस खुशी में? डेविल गेट से आते हुए बोलता है। डेविल की आवाज सुनकर रॉकी मुस्कुरा देता है। डेविल आगे बढ़कर महासहाय के सामने सोफे पर पाँव चढ़ा पर राजा की तरह बैठ जाता है और बोलता है, क्या बात है महासहाय, आज आपको डेविल की याद कैसे आई? महासहाय डेविल को ऐसे बैठा देख गुस्से में भर जाता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल में करते हुए बोलता है, डेविल तुम मेरे लिए काम करेगा। देख महासहाय, मैं आजाद शेर हूँ, मैं किसी के अंदर बंध नहीं सकता, ना ही बंधना चाहता। जो काम है तो काम बोल, डेविल अपने स्माइल विद हॉर्न्स लुक में बोलता है। तेरा यही एटीट्यूड पसंद है, ऐसा बंदा मुझे मेरे लिए चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तू वैसे काम कर दियो। महासहाय डेविल से बोलता है। हाँ काम बोल तू, डेविल अपनी दाढ़ी पर हाथ सहलाते हुए बोलता है। वो तो तू आज शाम को कमला की कोठी पर आ, फिर बताता हूँ। महासहाय उठते हुए बोलता है। अगर ना आऊं तो? लाइटर से सिगरेट जलाकर उसकी कस लेते हुए बोलता है। तू आएगा? महासहाय इतना बोलकर बाहर चला जाता है। महासहाय के जाने के बाद रॉकी बोलता है, तू जाएगा कमला के कोठे पर शाम को? साली वो शांति तेरे को देखकर अशांत हो जाती है, साली की गर्मी फूट जाती है तेरे को देखकर। डेविल कुछ नहीं बोलता, सामने देखता रहता है। रॉकी बोलता है, तू जानता है वो क्या चाहता है तेरे से? हाँ जानता हूँ, वो मुझे अपने अंडर लेना चाहता है जिससे काम और आसान हो जाए। डेविल बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है। जब तू जानता है फिर क्यों जाएगा? रॉकी बोलता है। डेविल रॉकी को देखकर एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स लुक देता है। उसका डेविल लुक देखकर रॉकी हंस देता है। शाम को डेविल थार के पैसेंजर सीट पर बैठा सिगरेट के कस पर कस भर रहा था। वो ब्लैक शर्ट और वाइट जीन्स पहने कातिल लग रहा था। उसके साथ ही रॉकी थार को दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद थार कमला के कोठे पर रुकती है। रॉकी उतरकर चाबी घुमाते हुए अंदर चला जाता है। डेविल वहीं पर बैठा सिगरेट को कसे जा रहा था। डेविल 5 मिनट बाद कमला के कोठे की तरफ चला जाता है। उसको अंदर आता देख एक 25 साल की लड़की, जो गागरा पहने, ऊपर छोटा सा ब्लाउज जिससे उसके बूब्स आधे से ज्यादा बाहर थे, वो अपनी चोटी को हाथ में पकड़कर घुमाते हुए डेविल की तरफ आती है और बोलती है, चिकने आज बड़े दिन से आ रहा है, साला क्या भाव खाता है, शांति के साथ एक रात गुजार तो हर रात शांति के साथ गुजरेगा, इतना कहकर हंस देती है। डेविल उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है लेकिन शांति लपक पर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने आकर उसके शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीन पर अपना हाथ फेरने लगती है। लेकिन डेविल सामने देखता रहता है। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उसके दिमाग में माही छा जाती है। शांति उसके सीन पर अपने होठ रखने वाली थी, तभी डेविल उसको अपने पास से झटक देता है, आगे बढ़ जाता है। शांति डेविल को ऐसे जाते देख बोलती है, साला बड़ा सख्त मर्द है, साला बिल्कुल नहीं पिघलता है, शांति के हुस्न से भी नहीं फिदा होता है। रॉकी हंसकर शांति के आधे बाहर निकले हुए बुक्स पर अंगुलियां चलाते हुए बोलता है, साली आज कर दे हुस्न कर दीदार, चल आज रात रंगीन करने, बहुत दिन हो गए शरीर की मसाज करे हुए। आगे देखते हैं क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। CH4 आज रात रंगीन करे। रॉकी शांति के बुक्स पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए उसके जिस्म को ऊपर से नीचे तक ललचाई नजरों से देखता है। शांति उसके इरादे भांपते हुए उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चल आजा रात रंगीन करे। रॉकी शांति की बात सुनकर उसके बुक्स पर एक अंगुली ले जाते हुए बिल्कुल सेंटर में ले आता है। वहां से ब्लाउज नीचा करते हुए एक वहां लिखा हुआ नाम देखकर हंस देता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसे चलने का इशारा करता है। शांति उसका इशारा समझकर उसे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर कमरे में ले जाती है। डेडेविल अंदर बने हुए हाल में जाता है जहां हर उम्र की लड़कियां सज संवर कर बैठी थी, जिनकी रात को बोली लगने वाली थी। लड़कियां डेविल को देखकर आहें भरने लग जाती हैं। डेविल सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़कर एक कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर जाता है तो अंदर कमरे में गद्देदार चेयर पर बैठे महासहाय पर जाती है।
महासहाय डेविल को देखकर डेविल को अपने पास रखी चेयर पर बैठने का इशारा करता है। डेविल उसका इशारा समझकर चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। महासहाय ये देखता है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है। मुट्ठी कसते देख डेविल एक स्माइल विद हॉर्न्स लुक में मुस्कुराता है। तभी महासहाय डेविल की तरफ जाम बढ़ाते हुए बोलता है, लो जाम का आनंद लो, फिर यहाँ आए हुए किसी कच्ची कली का। इतना कहकर हंस देता है। डेविल उसकी बात सुनकर गुस्से में भर जाता है और जाम के लिए मना कर देता है और बोलता है, काम बोल महासहाय, तूने किस लिए बुलाया है? अरे इतनी जल्दी ठीक नहीं है डेविल, वो भी इस धंधे में गर्म खून है। गर्म खून कच्ची कलियों पर दिखाओ, ना कि धंधे पर। इतना कहकर महासहाय जाम का एक ग्लास गटक पर हंस देता है। डेविल उसकी बात सुनकर बोलता है, महासहाय लगता है तुझे काम नहीं है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डेविल उठने लगता है। महासहाय डेविल को उठता देख अपना जाम का गिलास साइड में रख देता है और बोलता है, मेरे लिए काम कर, मुझे तेरे जैसे शेर की जरूरत है, जो तू बोलेगा वो मिलेगा, पैसा बंगाल गाड़ी सब। डेविल महासहाय की बात सुनकर रुक जाता है और एक किलर लुक देते हुए पीछे मुड़कर महासहाय को बोलता है, डेविल किसी के नीचे काम नहीं करेगा, काम हो तो बोल वरना मैं चलता हूँ। महासहाय की आंखों में गुस्सा उतर जाता है। डेविल की बात सुनकर महासहाय अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मुझे वो इंजेक्शन चाहिए जो तूने बनाया था। महासहाय की बात सुनकर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स की तरफ देखते हुए बोलता है, और कुछ बोल ये नहीं, जितना पैसा चाहे उतना पैसा मिलेगा तुझे, लेकिन वो इंजेक्शन चाहिए, क्योंकि लड़कियां सोने में नाटक करती हैं, वो इंजेक्शन लगाने से बिल्कुल बढ़िया मजा देती हैं। महासहाय गंदी हंसी हंसते हुए बोलता है। डेविल महासहाय की बात को अनसुना करके बाहर जाकर थार में बैठ जाता है। रॉकी को कॉल करता है, रॉकी कॉल रिसीव नहीं करता। डेविल दोबारा कॉल करता है तो रॉकी कॉल रिसीव करता है। कहाँ है? डेविल बोलता है। तभी डेविल को बैकग्राउंड में कामों का आवाजें आती हैं। आहा, धीरे साले मरेगा क्या, मशीन थोड़ी हूँ, कब से रगे जा रहा है। डेविल उसकी बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट करके थार दौड़ा देता है। रॉकी फोन डिस्कनेक्ट होता देख साइड में डाल देता है, वापस से अपने नीचे सोई हुई शांति पर टूट पड़ता है। डेविल आगे घंटे बाद अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और अपने फोन की सिम चेंज करके किसी को कॉल करके कुछ बोलता है। जाकर अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है। तभी उसकी नज़र अपने सीने पर मौजूद निशान पर जाती है, जो माही के नाखूनों के निशान थे। उन्हें देखकर माही की तस्वीर दिमाग में चलने लग जाती है। डेविल अपने कमरे की बालकनी में चला जाता है। डेविल अपने पॉकेट में से सिगरेट और लाइटर निकालकर उसे लाइटर से जलाकर सिगरेट फूंकने लग जाता है। करीब 10 सिगरेट फूंकने के बाद कमरे में आकर बेड पर उल्टा लेट जाता है। वही माही अपने रूम में सो रही थी। रवीना जी और मुकेश जी कुछ बड़ा सोच रहे थे, जिससे ना रहे बॉस ना बजे बांसुरी। ऐसा करते हैं, माही से साइन में करवा लूंगी, फिर धक्का मारकर भगा देते हैं, रवीना जी बोलती हैं। मुकेश जी रवीना जी की बात को अनसुना कर देते हैं और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लग जाते हैं। तभी मुकेश जी बोलते हैं, रवीना तुम्हारे भाई के बेटा है ना जो कनवारा है? रवीना हाँ में गर्दन हिला देती हैं। फिर मुकेश जी उसे कुछ बोलते हुए रवीना जी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। रवीना जी मुकेश जी बात सुनकर अपने फोन से किसी को कॉल करती है, सामने वाली को कुछ बोलती है और मुकेश जी तरफ थम्स अप का चिन्ह का इशारा कर देती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं। उस बात को आज 2 महीने से ऊपर बीत चुका था। आज रवीना जी और मुकेश जी माही डिनर टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट करते थे। तभी मुकेश जी रवीना जी को आंखों से कुछ इशारा करते हैं। रवीना की मुकेश जी का इशारा समझकर माही को बोलती है, बेटा आपके पापा का बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है, तो आपके पापा ने आपके नाम पर ये घर खरीदा था, जब आप हुए थी तो आप पेपर साइन कर देंगी। मम्मा ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं क्यों नहीं करूंगी, पापा की प्रॉब्लम घर की प्रॉब्लम ही है, आप मुझे बता दीजिएगा कब और कहाँ साइन करने हैं। माही नाश्ता करते हुए बोलती हैं। रवीना जी आंखों से इशारा करती हैं। मुकेश जी अपने कमरे में जाकर कुछ पेपर्स लेकर आते हैं, वो माही की तरफ कर देते हैं। बेटा माफ करना, लेकिन आपने देखा था न, शादी के टाइम मैं घर को नहीं बेचना चाहता, लेकिन मांगने वाले अब मारने की धमकी देने लग गए हैं। माही वो पेपर्स लेकर बिना पढ़े उन पर साइन कर देती हैं और मुकेश जी तरफ देखते हुए बोलती हैं, पापा आप माफी क्यों मांग रहे हो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? माही की बात सुनकर रवीना जी मुकेश जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मुकेश जी अपने माथे पर आए हुए पसीने पूछते हुए पूछते हैं, बेटा आप क्या बोल रही हैं, आप मेरी और रवीना जी की बेटी हैं? माही खोए हुए बोलती हैं, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, माफी क्यों मांग रहे हो, मैं एक बार डॉक्टर बन जाओ फिर देखो सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। रवीना जी मन ही मन, सारी प्रॉब्लम तो तू खुद ही है। माही अपना नाश्ता फिनिश करके अपने रूम में चली जाती हैं। वही रवीना जी और मुकेश जी खुश हो जाते हैं, आखिरकार अब वो अपने काम को अंजाम दे चुके थे।
माही अपने कमरे में जाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर वही गेट से सटकर रोने लग जाती है, क्योंकि माही ने उस दिन मुकेश जी और रवीना जी की बात सुन ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके चाचा और चाची कितना नीचे गिर जाएंगे। माही करीब आधे घंटे रोकर एकदम से अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी होकर अपनी अलमीरा में से बेड निकलकर उसमें सामान डालने लगती है। अपने जरूरी की सारी चीजें दलकर वो अपना बैग साइड में रख देती हैं, अपनी पढ़ाई करने लग जाती हैं। माही पूरे दिन पढ़ती रहती है। फिर शाम को माही खाना खाने नीचे आती है, तभी रवीना जी नई साड़ी पहने हुए मुकेश के साथ अपने कमरे से बाहर आती हुए बोलती हैं, माही मैं और तेरे पापा बाहर जा रहे हैं, तू खाना बनाकर खा लेना, हमें लेट हो जाएगा। माही रवीना जी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। अपने लिए मैगी बनाकर खा लेती हैं, अपने रूम में जाकर अपने कपड़े बदल कर सो जाती हैं। माही को नींद में अपने ऊपर कुछ रेंगता सा महसूस होता है। माही डर कर अपनी आंखें खोलती है तो कोई उसके ऊपर झुका हुआ था। माही धक्का देकर तुरंत बेड से उठ जाती है, बेड के साइड से लाइट ऑन करती है, अपने सामने आर्य को देखती। आर्य रवीना जी का भाई का बेटा जो कनवारा था, एक नंबर का अय्याश इंसान। आर्य माही को देखकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोलता है, क्या हुआ जानेमन, मेरा छूना पसंद नहीं आया तुम्हें, लेकिन कोई बात अब आने लग जाएगा तुम्हें पसंद। माही आर्य की बात सुनकर बोलती है, आप बाहर चले जाइए, मैं मम्मी पापा को बुला लूंगी। माही की बात सुनकर आर्य जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बुलाओ तुम्हारे मम्मी पापा को, वो खुद मुझे बुलाए हैं तुम्हें रात को बाहों में भरकर प्यार करने के लिए। माही आर्य की बात सुनती है, उसके दिल को धक्का सा लगता है, वो एकदम से नीचे गिर जाती है। आर्य उसे ऐसा गिरता देख हंसने लग जाता है। आर्य माही के पास आकर माही को छूने वाला ही था, माही उसे धक्का देकर रूम के बाहर भाग जाती है। माही को ऐसे भागता देख आर्य उसके पीछे भागता है। वो माही को पकड़ता उसके पहले माही सोफे से टकराकर नीचे गिर जाती है। माही को गिरता देख आर्य माही के पास आकर माही के गाल पर एक चाटा लगा देता है और माही के पीछे से बाल पकड़कर उसको खड़ा करता है। माही रोते हुए खड़ी होती हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज आज आज छोड़ दीजिए। ना जाने मन आज तो पूरी रात। इतना कहकर बीच में छोड़ देता है और माही को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने होठों पर अंगुली फेरते हुए बोलता है। माही आर्य के इरादे भांपते हुए अपने आप में सुकड़ने लग जाती है। माही अपने आप को हाथों से कवर करते हुए पीछे सरकती जा रही थी। आर्य माही को ऐसे सरकते देख माही का पाँव पकड़कर खींच लेता है। माही सर के बल गिरती है, माही का सर चकरा जाता है। माही अपने आप को बचाने के लिए उसे इग्नोर करते हुए खड़ी होकर इधर उधर देखकर भगाने का सोचती है। आर्य माही को ऐसा करता देख माही की तरफ बढ़ता है। माही आर्य को एक चाटा लगा देती है। आर्य माही को ऐसे चाटा मरते देखकर भौंकला जाता है। माही के कुर्ते को पकड़कर खींच लेता है, जिससे माही का आगे से कुर्ता फट जाता है। माही अपने सीने को अपने हाथों से ढकने की कोशिश करती है। आर्य उसके हाथों दूर करते हुए बोलता है, बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का, देख साली को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर माही को गोद में उठाने लगता है। उसके पहले ही माही पास में रखा कांच के वाश को उठाकर आर्य के सर पर मार देती है। वाश की लगने की वजह से आर्य बेहोश होकर गिर जाता है। माही उसको ऐसे गिरता है डरते हुए अपने रूम की तरफ भागती है। रूम का गेट बंद करके अपने आप को पास में रखे अपने दुपट्टे से कवर करते हुए जोर जोर से रोने लग जाती है। माही रोते हुए वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह 7 बजे रवीना जी और मुकेश जी हंसते हुए घर के अंदर आते हैं, तभी उनकी नज़र नीचे फर्श पर पड़े खून पर जाती है। दोनों आगे बढ़कर देखते हैं तो आर्य फर्श पर पड़ा हुआ उसके सर से बहुत खून बह चुका था। रवीना जी और मुकेश जी ऐसे देखकर आगे बढ़कर आर्य को चेक करते हैं, जिसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मुकेश जी और रवीना जी उसके उठाते हुए बाहर कार की तरफ जाते हैं, उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। माही को 9 बजे आंखें खुलती हैं। आंखें खुलती ही कल का मंजर सामने घूम जाता है। माही की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। माही अपने आप को संभालते हुए खड़ी होती है और अलमीरा से अपना बैग लेकर बाहर निकल जाती है। बैग थामे रोड पर बेसुध सी चलती जाती है। माही चलते हुए एक गार्डन में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पूरे दिन भूखी प्यासी वही बैठी हुए रोती रहती है। उसकी किस्मत क्या से क्या हो गई, पहले प्यार से धोखा खाया, फिर घर वालों से। माही सुबह से रात के 9 बजे तक वही पेड़ का सहारा लेकर बैठी रहती है। आने जाने में उसे देखकर जा रहे, कोई तरस खा रहा, कोई थू थू कर रहा था। डेविल किसी काम से आया हुआ था, अपनी कार साइड लगाकर चाय की दुकान पर रोकता है और सिगरेट लेकर पीने लगता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, देख भाई क्या माल है, आज रात का बंदोबस्त हो गया, मस्त मजे करेंगे। 3-4 लड़के खड़े हुए, उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोलता है। लड़के की बात सुनकर डेविल उनकी नजरों का पीछा करता है। उसकी नज़र पेड़ की ओट में बैठी लड़की पर जाती है। डेविल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन डेविल का दिल जोर जोर से धक धक करने लग जाती है।
डेविल अपने दिल को ऐसे धक धक करते देख अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने माही का चेहरा आता है। डेविल एक झटके से आंखें खोलता है, सिगरेट को अपने पाँव के नीचे दबाकर मसल देता है और बैठी हुए लड़की की तरफ बढ़ जाता है। डेविल को ऐसे जाते देख पीछे से लड़के आवाज लगाकर हंसते हुए बोलते हैं, ओ हीरो कहाँ चला, हमारा माल है, रात को तू भी चाहता है मजे लेना, 5वें नंबर पर तू भी मजे ले लेना। लड़कों की बात सुनकर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स की आंखें गुस्से से भर उठती है। डेविल पीछे मुड़कर एक मुक्का अपने पीछे खड़े लड़के के मारता है। वो लड़का उछलता हुआ गिरता है और वही बेहोश हो जाता है। उसके साथ आए हुए लड़के अपने दोस्त को ऐसे गिरता देख उल्टे पांव दौड़ जाते हैं। लड़ाई की आवाज सुनकर माही अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है तो उसे डेविल दिखाता है। डेविल को देखकर माही की आंखों में एक सुकून उतर आता है। तभी उसके कान में आवाज आती है, जाने मन भूल गई मुझे या याद दिलाओ। आवाज सुनकर माही डरते हुए पीछे हट जाती है। आगे क्या मोड़ लाएगी डेविल और माही की जिंदगी। CH5 मिसेज ठाकुर, आप मेरे रूम में नहीं जाएंगी, जाने मन भूल गई या याद दिलाई। माही के कान के पास आवाज आती है। माही आवाज सुनकर कांप उठती है। वो कांपते हुए अपने कपड़ों पर मुट्ठी भींच लेती है। धीरे धीरे पीछे मुड़ती है लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता है। माही पीछे किसी को ना देखकर माही डरते हुए चारों तरफ अपनी नजर फेरती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी माही के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। माही डर से कांपने लग जाती है, वहीं बेहोश हो जाती है। डेविल माही को ऐसे बेहोश देखकर डेविल की भौहें सुकड़ जाती हैं। वो माही को ऐसे से अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर थार की तरफ चला जाता है। माही को थार की पैसेंजर सीट पर बैठाता है, फिर डोर बंद करके माही का बैग लेकर आता है। उसे थार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर बैग पीछे की तरफ डाल देता है। एक नज़र माही को देखकर माही की तरफ झुकता है। माही की सीट बेल्ट लगाकर वापस से अपनी सीट पर आ जाता है और सीट बेल्ट लगाकर थार दौड़ा देता है। आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर रुकती है। डेविल थार से बाहर आने से पहले अपना फेस पर मास्क लगा लेता है, फिर बाहर आता है। गार्ड डेविल को देखकर सलाम करता है। डेविल भी सलाम करता है। फिर थार का दूसरी तरफ जा गेट खोलकर माही को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ जाने लगता है। वहां पर पहरा देते गार्ड्स अपने मालिक की गोद में लड़की देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डेविल सबको इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। डेविल माही को गोद में उठाए हुए ही अंदर आता है। अंदर से महल बाहर से जुड़ा खूबसूरत था, हर एक चीज एंटिक और यूनिक थी। वहां नीचे सोफे पर बैठी लेडी डेविल की गोद में लड़की देखकर को जल भुन जाती हैं और अपना मुंह बनाने लग जाती हैं। डेविल उन्हें इग्नोर करते हुए माही को गोद में लिए ही सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर अपने रूम के गेट पर अपना थम्स अप का चिन्ह लगाता है। नील की थंब स्कैन से दूर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। डेविल माही को गोद में लिए अंदर जाता है। रूम पूरा ग्रे और व्हाइट थीम पर बना हुआ था। बड़े से रूम में बीचों बीच एक किंग साइज बेड लगा हुआ था और रूम के एक तरफ पूरे शीशे से बनी कांच की दीवार थी जिससे बाहर का व्यू दिख रहा था। रूम देखने में ही किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। बेड के ऊपर की साइड वॉल पर एक फोटो थी जिसमें साइड फेस की फोटो थी। हेल्थ और बॉडी देखकर वो डेविल की फोटो लग रही थी। उसके अलावा पूरे कमरे में कोई फोटो नहीं थी। डेविल माही को वही बेड पर लेटा कर रूम में बने हुए क्लोजेट रूम में जाकर चेंज करके आता है। नील अब फॉर्मल बिजनेस सूट में था। नील अपने फेस को मास्क से कवर करके किसी को कॉल करता है। डॉक्टर निहारिका, आप घर आइए, इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट करके वही रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला जाता है। वहां जाकर अपना लैपटॉप लेकर इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने लग जाता है। करीब आधे घंटे बाद डेविल का रूम नॉक होता है। उसकी आवाज़ डेविल की स्टडी रूम में भी आती है क्योंकि डेविल का रूम फुली ऑटोमेटिक और लग्जरियस था। डेविल उसे इग्नोर करते हुए अपनी मीटिंग कंप्लीट करता है, फिर जाकर माही के पास बैठ जाता है। बेड के साइड में डॉवर से एक रिमोट निकलकर उसका बटन दबा देता है जिससे डोर खुल जाता है। डोर खुलते ही डॉक्टर निहारिका अंदर आती है और डेविल को हेलो सर बोलते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन डेविल स्माइल विद हॉर्न्स अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलता है, डॉक्टर निहारिका, आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो करो और निकालो यहाँ से। डेविल को बात सुनकर निहारिका अंदर से जल भून उठती है लेकिन वो अपने चेहरे से झलकने नहीं देती। वो हमेशा डेविल के करीब जाना चाहती। डेविल से उसे हमेशा तिरस्कार ही मिला और आज भी। निहारिका बेड पर लेटी माही को देखकर अंदर से कुड़ने लग जाती है। वो आज तक डेविल को टच भी नहीं कर पाई। ये लड़की सीधा उसके बेडरूम में उसके बेड पर लेटी है। डेविल निहारिका को ऐसे खोए हुए देखकर अपनी मुट्ठी कसते हुए दांत पिसते हुए बोलता है, अगर तुम्हें चेक नहीं करना तो यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी जगह और कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। निहारिका डेविल की बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं मैं कर रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, इनका चेकअप करना है।
डेविल निहारिका की बात सुनकर बिना जवाब दिए वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। जाकर अपने लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है। लैपटॉप में अपने रूम का कैमरा वीडियो स्टार्ट के देता है और जूम करके जहां निहारिका माही का चेकअप कर रही थी वहां देखने लग जाता है। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर निहारिका चेक करके अपने ग्लव्स उतार रही थी, तभी डेविल स्टडी रूम से जाकर निहारिका के सामने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट्स में डालकर खड़ा हो जाता है। निहारिका के बोलने का वेट करता है। निहारिका ग्लव्स उतार कर बोलती है, डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, डरने की वजह से और वीकनेस की वजह से बेहोश हुए हैं, मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें वो दे देना और खाने पीने का ध्यान रखना। डेविल उसकी बात का जवाब ना देकर निहारिका के हाथ से स्लीप ले लेता है और हाथ से जाने का इशारा करता है। निहारिका जहर के घुट की पीकर अपनी गर्दन हिलाकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर तुरंत नीचे जाकर अपनी कार के पास खड़ी होकर जोर से अपने हाथ की बोनट पर मारती है और गुस्से से दांत पिसते हुए बोलती है, ये तुमने सही नहीं किया, वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। तुम कल भी मेरे थे, आप भी आगे भी मेरे ही रहोगे। उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जिसके लिए तुमने मुझे बाहर निकाला। डॉक्टर निहारिका को डेविल स्माइल विद हॉर्न्स डॉक्टर निहारिका को जाते ही किसी को कॉल करके कुछ बोलता है। माही को एक नज़र देखकर वापस से स्टडी रूम में चला जाता है। 2 घंटे बाद माही को होश आता है। माही जैसे ही अपनी आंखों खोलती है, अपने आप को अनजान जगह देखकर डरते हुए उठ जाती है और चारों तरफ देखते हुए कांपने लग जाती है। कांपते हुए माही की गीगी बंध जाती है। डेविल अपने लैपटॉप में कमरे का कैमरा ऑन करता है तो बेड पर माही को ना देखकर उसकी भौहें तन जाती हैं। वो अपना काम छोड़कर तुरंत रूम में आता है। इस बार उसने मास्क नहीं लगा रखा था तो माही उसे बेड के नीचे गिरी हुए दिखाई देती है। डेविल तुरंत माही के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाता है तो उसे एहसास होता है माही की बॉडी बिल्कुल टाइट हो गई थी, जैसे माही को दौरे आ गए हो। डेविल माही को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। उसके पाँव के पास बैठकर उसके पाँव पर हाथ से मसलने लगता है, कभी उसे हाथ मसलता कभी उसके पाँव। थोड़ी देर बाद माही को होश आता है। माही अपने पास डेविल को देखकर, आप यहाँ क्या? डेविल उसको ऐसा डरता देख तुरंत माही के पास से खड़ा हो जाता है। दूर होकर अपनी सफाई देते हुए बोलता है, तुम मुझे बेहोश रोड पर मिली थी, इसलिए रात को वहां छोड़ना सेफ नहीं था, इसलिए यहाँ ले आया। माही डेविल की बात सुनकर अपने आप को नॉर्मल करती है। मन ही मन सोचती है, आज यही रह लेती हूँ, कल चली जाऊंगी, अभी तो कोई ठिकाना भी नहीं है। डेविल माही को ऐसे खोए हुए देखकर बोलता है, तुम खाना खाकर दवाई ले लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर अपने स्टडी रूम में जाकर मास्क से कवर करके बाहर निकल जाता है। नीचे सोफे पर बैठी लेडी से बोलता है, मिसेस ठाकुर, आप मेरे रूम में नहीं जाएंगी, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो ही आपके लिए बेहतर होगा। इतना बोलकर बिना सुने वहां से चला जाता है। मिसेज कपूर गुस्से से भरी नजरों से डेविल को जाते देखती है। फिर एक खतरनाक हंसी हंसती है जैसे कोई कांड करने वाली हो। वही महासहाय डेविल से मिलने के बाद गुस्से से तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि वो डेविल को अपने कंट्रोल में करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। वही रॉकी दिन भर अपना काम करता, रात को कमला के कोठे पर शांति से अपने अंदर की अशांति मिटाता। आज भी रात के टाइम रॉकी शांति के साथ ही अपनी भूख मिटा रहा था। रॉकी एक भूखे भेड़िए की तरह लपका हुआ था। शांति के कमरे से कामुक आवाजें आ रही जो ये दर्शा रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। वही शांति रॉकी को अपने से दूर करते हुए बोलती है, साले क्या नोच कर खाएगा, क्या कब से खाए जा रहा है? रॉकी उसकी बात सुनकर अपने होठों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, साली तुझे ही गर्मी शांत करनी थी, अब कर दी तो मुझे ही सुना रही है, जानती है ना कौन है बे? शांति कुछ बोलती तभी रॉकी अपना पेंट खोलता, उसके पहले रॉकी का फोन रिंग करने लग जाता है। रॉकी फोन को इग्नोर करते हुए अपना पेंट खोलकर अपनी बॉक्स से निकल देता है। अपने हार्डनेस को सहलाते हुए शांति को अपने होठ पर जीभ फेरते हुए देखता है। तुरंत शांति पर लपक पड़ता है और अपना हार्डनेस शांति के सॉफ्टनेस में डाल देता है। शांति की चीख निकलती उसके पहले रॉकी उसके होठों अपने होठों में दबा लेता है, अपना रात का कार्यक्रम चालू कर देता है। रॉकी का फोन बज कर अपने आप बंद हो जाता है। रॉकी शांति पसीने में तरबदर एक दूसरे से लिपटे बेड पर नग्न अवस्था में लेटे हुए थे। वही रॉकी अभी भी शांति को चूमे जा रहा था। वही शांति बहुत ज्यादा थक चुकी थी तो वो रॉकी की बाहों में ही सो गई थी। सुबह 4 बजे रॉकी का फोन वापस से बजने लगता है। रॉकी अपना हाथ बाहर निकलकर फोन कान पर लगता है। सामने वाले को बात सुनकर रॉकी का फोन नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर शांति की भी आंखें खुल जाती है। रॉकी की अधखुली आंखें अब पूरी खुल चुकी थी। रॉकी जल्दी से बेड से उठता है तो शांति की नजर रॉकी के हार्डनेस पर ही होती है। रॉकी उसे ऐसा देखता देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या है बे, वापस लेना है क्या मजा? शांति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रॉकी जल्दी अपने कपड़े पहनते हुए शांति को बोलता है, रात को आऊंगा, तैयार रहना। इतना कहकर जल्दी से बाहर चला जाता है।
बाहर निकलकर रॉकी अपनी बुलेट पर बैठकर अपने अड्डे पर जाता है। अड्डे पर अपनी बुलेट खड़ी करके वो अंदर जाता है। तभी रॉकी की नज़र सामने थार के बोनट पर बैठे डेविल पर जाती है, जो सामने देखता हुआ सिगरेट फूंक रहा था। रॉकी उसे देखकर दौड़ता हुआ डेविल के पास जाता है। क्या है बे साला, रात को सो लेने दिया कर। डेविल उसको एक नज़र डालता है। उतने में रॉकी हुड़बड़ाते हुए, अरे मैं कह रहा था, मतलब तो मुझे पहले बता देता तो मैं जल्दी उठ जाता। रॉकी की बात सुनकर डेविल के लब थोड़े से खींच जाते हैं, लेकिन रॉकी देखता उसके पहले वापस पहले जैसे। कुछ पता लगा महासहाय क्यों आया था? डेविल सिगरेट का कस लेते हुए बोलता है। पता नहीं साले के क्या खुजली है, साले को हर दिन नई लड़की चाहिए। रॉकी अब सीरियस होते हुए बोलता है। डेविल उसकी बात सुनकर खड़ा होता हुआ रॉकी के हाव भाव देखता हुआ बोलता है, नहीं महासहाय इसके लिए यहाँ नहीं आएगा, कुछ तो बड़ा सोच रहा है। रॉकी डेविल को ऐसा देखता देखकर नजरें चुराने लग जाता है। डेविल उसे नजरें चुराते देख डेविल लुक में मुस्कुरा देता है, वापस से सिगरेट का कस लगाने लग जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। महासहाय क्यों आया है, क्या चाहिए उसे, निहारिका कौन है? बने रहिए मेरे साथ। CH6 नाजुक अंगुलियों को इतना मत मरोड़ो। मिसेज कपूर डेविल को बाहर निकलते ही डेविल के रूम की तरफ जाती हैं। जैसे ही डोर को खोलने लगती हैं, डोर में लगे सेंसर से डेविल का फोन रिंग करने लग जाता है। डेविल अपने फोन को रिंग करते देख सिगरेट को फेंककर अपने पैर से मसलते हुए मिसेज कपूर को कॉल करता है। मिसेज कपूर डोर को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी, तभी उनका फोन रिंग करता है। वो अपना फोन लेकर डेविल का नंबर देखकर उनके माथे पर पसीने की बूंदें छाने लग जाती हैं। मिसेज कपूर अपने पसीने पूछते हुए कॉल रिसीव करती हैं, तभी गुस्से भरी आवाज उनके कानों में पड़ती है। आपको कहा था ना मेरे रूम से दूर रहिएगा, लेकिन आप सुधर नहीं सकती। अभी के अभी मेरे रूम से दूर हो जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिसेज कपूर अपनी सफाई में कुछ बोलती उसके पहले फोन टू बोल जाता है। फोन को कटता देख मिसेज कपूर गुस्से में भर जाती हैं। अपने पैर पटकते हुए नीचे चली जाती हैं। रॉकी डेविल को शक भरी नजरों से देखता है, जैसे जानना चाह रहा हो कि किससे बात कर रहा है, कौन सा रूम। क्योंकि रॉकी को इतना ही पता था कि डेविल का एक और घर है, लेकिन डेविल वहां कभी नहीं जाता है। फिर इसे कैसे पता लगा कि रूम में कोई गया है? डेविल रॉकी को इग्नोर करते हुए वापस से सिगरेट जलाकर कस लेने लग जाता है। रॉकी डेविल को ऐसे टेंशन में देखकर बोलता है, क्या बात है डेविल, तू कुछ छुपा रहा है क्या? डेविल रॉकी को जवाब ना देते हुए बोलता है, तू बता क्या छुपा रहा है, महासहाय यहाँ क्यों आया था? रॉकी डेविल की बात सुनकर इधर उधर देखने लग जाता है। डेविल रॉकी को ऐसे देखता देख मुस्कुरा देता है। रॉकी डेविल को ऐसे मुस्कुराते देखकर बोलता है, जब तू जानता है वो यहाँ क्यों आया है, फिर भी मेरे से पूछ रहा है। डेविल सामने देखते रहता है, कुछ नहीं बोलता है। रॉकी डेविल को कुछ नहीं बोलता देखकर वापस बोलता है, क्या बात है, तू इतना परेशान है, ऐसे कभी नहीं देख तुझे। डेविल एक नज़र डेविल पर डालकर बोलता है, अगर किसी की नज़र तेरी सबसे प्यारी चीज पर हो तो तू क्या करे? रॉकी डेविल को बात सुनकर ना समझी की तरह बोलता है, उसे कहीं ले जाकर छुपा दूं कि किसी की नज़र ना पड़े। डेविल रॉकी की बात सुनकर सामने की तरफ ही देखता रहता है, फिर रॉकी की तरफ देखते हुए बोलता है, चल मैं जाता हूँ। रॉकी कुछ बोलता उसके पहले ही डेविल वहां से अपनी थार में बैठकर निकल जाता है। रॉकी डेविल को ऐसे जाता देखकर कुछ सोचते हुए अपनी बुलेट पर बैठ जाता है। बुलेट स्टार्ट करता उसके पहले रॉकी का फोन बजने लग जाता है। रॉकी फोन में कॉलर आईडी देखकर रॉकी की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रॉकी गुस्सा कंट्रोल करते हुए कॉल रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुनकर उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। रॉकी उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और कॉल कट होते ही अपने पॉकेट के हवाले कर देता है। बुलेट पर बैठकर कमला के कोठे की तरफ निकल जाता है। डेविल अड्डे से निकलकर कपूर विला जाता है। अंदर जाने से पहले अपना फेस कवर कर लेता है। अंदर की तरफ जाता है तो देखता है अंदर मिसेज कपूर हाल में इधर उधर ही चक्कर काट रही थी, जैसे किसी का आने का वेट कर रही हो। मिसेज कपूर डेविल को अंदर आता देख चक्कर काटना बंद कर देती हैं और डेविल की तरफ बढ़ जाती हैं। डेविल उन्हें अपनी तरफ आता देखकर अपना हाथ दिखाकर अपने पास आने से रोक देता है और आगे बढ़ जाता है। डेविल को ऐसे आगे जाते देख मिसेज कपूर पीछे से बोलती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। डेविल के पाँव वहीं रुक जाते हैं जहाँ पर थे। डेविल पीछे बिना घूमे हुए बोलता है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है को मैंने आपकी कोख से जन्म लिया। आपकी वजह से मैंने मेरे पापा को खोया है। आप इस घर में रह रही हैं, शांति से रहिए वरना आप जा सकती। मिसेज कपूर डेविल की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठती है। गुस्से में दांत पिसते हुए बोलती है, शायद तुम भूल रही हो ये घर मेरा भी है। हाँ, इसी के लिए तो आपने पापा को, मैं भी किसके मुंह लग रहा हूँ। इतना कहकर डेविल आगे बिना कुछ सुने अपने रूम की तरफ चला जाता है।
मिसेज कपूर डेविल को ऐसे जाते देख गुस्से में भर उठती हैं, अपने दांत पिसते हुए। तुम मेरा खून हो लगता नहीं है, मुझे बस मेरी जमीन चाहिए और कुछ नहीं। डेविल ऊपर जाकर अपने रूम को ओपन करता है तो अंदर जाकर देखता है माही सोफे पर सुकड़ी हुए सो रही थी। डेविल उसे ऐसे सोते देखकर बेड से ब्लैंकेट उठाकर उसे उड़ा देता है। माही के बेदाग चेहरे को देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए मन ही मन बोलता है, तुम कब डेविल की जान बन गई पता नहीं चला, लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरा एक मिनट का भरोसा नहीं। जिस इंसान की माँ खुद उसकी दुश्मन हो उसका कौन अपना होगा। तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन अपने सुकून के लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। डेविल नीचे झुककर माही के माथे को चूम लेता है और वहीं से स्टडी रूम में चला जाता है। सुबह डेविल स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में आता है तो उसकी नज़र माही पर पड़ती। कमरे की खिड़की से झांकती सूरज को किरणें माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से माही का चेहरा सोने की तरह धमक रहा था। डेविल उसे मंत्रमुग्ध होते हुए देखे जा रहा था। तभी माही करवट बदलने लगती है। सोफा छोटा होने की वजह से माही नीचे धम से गिर जाती है। माही के गिरने की वजह से माही के कहराने की आवाज़ सुनकर डेविल होश में आता है। माही नीचे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन नींद में होने की वजह से उसकी आंखें ढंग से नहीं खुली थी। माही उठ जाती है, वापस से सोफे पर बैठने लगती है, लेकिन ढंग से ना बैठ पाने की वजह से वापस माही गिरती उसके पहले डेविल तुरंत लपक कर माही को अपने मजबूत हाथों से थाम लेता है। माही हाथों का स्पर्श पाकर माही की तुरंत आंखें खुल जाती हैं। माही डेविल के हाथों से छूटते ही पीछे की तरफ सरकने लग जाती है। डेविल उसे ऐसा करता देख अपने हाथ पीछे खींच लेता है। डेविल माही के पास से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। माही डेविल की तरफ न देखते हुए नीचे जमीन को घूरे जा रही थी। डेविल उसे ऐसे करता देखकर बोलता है, तुम नहाकर रेडी हो जाओ, नाश्ते का टाइम हो गया है। माही डेविल की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है और अपनी अंगुलियों को आपस में उलझाने लग जाती हैं। डेविल उसे ऐसा करता देख बोलता है, एनी प्रॉब्लम। माही डेविल की बात सुनकर पहले हाँ में गर्दन हिला देती है, फिर वापस ना में। डेविल उसे ऐसा करता देख मुस्कुरा देता है। डेविल माही को अपनी नज़रों से ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोलता है, बोलो क्या प्रॉब्लम है वरना मैं जाऊं। माही डेविल की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। डेविल उसे चुप देखकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। तभी डेविल के कानों में मिश्री जैसे आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो मेरे कपड़े। इतना बोलकर माही वापस से अपनी अंगुलियों को मरोड़ने लग जाती है। डेविल उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ता है। माही को ऐसे अंगुलियों को मरोड़ते हुए देखकर बोलता है, तुम्हारे कपड़े क्लोजेट रूम में रखे हैं और कुछ चाहिए तो बता देना मुझे। गहरी सांस लेते हुए, इन नाजुक सी अंगुलियों को इतना मत मरोड़ो, नहीं, इन नाजुक सी अंगुलियों को डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा। माही डेविल की बात सुनकर नजर उठाकर डेविल की तरफ देखती है। डेविल को अपनी तरफ देखते देखकर माही अपनी नजरें तुरंत नीचे झुका लेती है। डेविल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। डेविल अपने आप को कंट्रोल करते हुए स्टडी रूम में चला जाता है। डेविल को जाते देख माही गहरी सांसें लेने लगती हैं, जैसे इतनी देर से सांसें रोक बैठी हो, और सोफे से उठने लगती है। तभी माही के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती हैं। माही दर्द सहन करते हुए सोफे से उठती है, क्लासेज रूम की तरफ चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद माही तैयार होकर बाहर आती है। माही की नज़र सामने सोफे पर तैयार होकर बैठे डेविल पर जाती है। माही तुरंत अपनी नज़रें फेर लेती है। डेविल को माही का एहसास होता है कि वो उसके करीब हैं। डेविल अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, 5 मिनट वेट करो, फिर मेरे साथ नीचे चलना, ब्रेकफास्ट करना है। माही डेविल की बात सुनकर डरते हुए बोलती है, वो यहाँ से जाना है। डेविल उसकी बात सुनकर बिना माही की तरफ देखे लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए बोलता है, कहाँ जाना है। माही डेविल की बात का जवाब देते हुए, वो घर। कौन सा घर? जिस घर में तुम्हें कल जबरदस्ती किसी और के हवाले किया गया था, उस घर में या कहीं और? डेविल माही की तरफ देखते हुए बोलता है। माही डेविल की बात सुनकर सकपका जाती है और नीचे देखने लग जाती है। डेविल उसे ऐसे देखता देखकर बोलता है, तुम्हें लग रहा होगा ना मुझे कैसे पता, लेकिन एक बात याद रखना, डेविल से कुछ छुपा हुआ नहीं है। डेविल को बात सुनकर माही कुछ नहीं बोलती, लेकिन माही की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं, जो डेविल की नज़रों से छुपे नहीं थे। डेविल लैपटॉप साइड में रखते हुए माही की तरफ बढ़ जाता है। माही के पास खड़ा होते हुए बोलता है, अपने आप को कभी इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि लोग फायदा उठा सके। जैसे कल डट कर सामना किया, आगे भी ऐसे ही मजबूती से सामना करना है। माही डेविल की बात सुनकर बहती आंखों से डेविल को देखती है, फिर ना जाने माही को क्या सूझता है, माही डेविल के गले लग जाती है। डेविल माही को ऐसे गले लगे देख एक कदम पीछे हो जाता है, लेकिन एक हाथ से माही की पीठ को थाम लेता है। माही डेविल के सीन से लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। डेविल उसे चुप नहीं करवाता, लेकिन माही की पीठ से हिलाने लग जाता है। डेविल माही को अपना मन हल्का करने देने चाहता था।
माही काफी देर डेविल के गले लगकर अपना मन हल्का कर लेती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद माही को एहसास होता है कि उसने क्या किया, वो तुरंत डेविल से दूर हो जाती है। डेविल से दूर होकर अपनी नजरें झुकाकर, सॉरी, वो हमें पता नहीं, हम कैसे। डेविल उसकी मनोदशा समझते हुए बोलता है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, चलो ब्रेकफास्ट कर लो वरना वापस बेहोश हो जाओगी। डेविल की बात सुनकर माही ना समझी की तरफ डेविल की तरफ देखती है कि जैसे वो कब बेहोश हुए। डेविल उसको ऐसे देखता पाकर बोलता है, कल रात ही हर जगह मेरी बाहों में घूमी हो, आगे वापस घूमना चाहती हो, मैं तैयार हूँ। डेविल आगे आते हुए बोलता है। माही डेविल को ऐसे आते देखकर तुरंत पीछे हट जाती है। आगे देखते हैं डेविल कौन है, क्या करता है, डेविल की माँ से क्या खतरा है, डेविल फेस कवर क्यों रखता है। CH7, बहुत जल्द मेरी बाहों में मिलोगी। डेविल माही को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर हेड की चेयर पर बैठ जाता है। माही को पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। माही डरते हुए चेयर पर बैठ जाता है। माही के बैठते ही डेविल सर्वेंट को इशारा करता है तो सर्वेंट सर्व करने लग जाती हैं। डेविल और माही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। माही किसी चिड़िया की तरह छोटी छोटी बाइट लेकर खा रही थी, वही ये सब डेविल की नजरों से छुपा हुआ नहीं था। डेविल उसे कुछ ना कहकर अपनी ब्रेकफास्ट पूरा करने लगता है। दोनों जैसे ही ब्रेकफास्ट करके उठने लगते हैं, डेविल उठकर अंदर चला जाता है। वही माही उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी जोर से गुस्से में चीखती हुए मिसेज कपूर बोलती हैं, मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी। जैसे जोर उसकी बिस्तर गर्म करने के लिए आगे पीछे घूमती है, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू कपूर विला में पाँव भी रख सके। मिसेज कपूर की बात सुनकर माही की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लग जाते हैं। माही रोते हुए बाहर की तरफ भाग जाती हैं। माही को ऐसे भागते देख मिसेज कपूर जितने वाली हंसी हंसती हैं। माही भागते हुए जैसे ही मैं डोर से बाहर जाती उसके पहले गार्ड डोर लॉक कर देते और माही को बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन माही भी जिद पर अड़ी थी बाहर जाने के लिए। आखिर में थक कर गार्ड अंदर कॉल करता है। मिसेज कपूर कॉल रिसीव करती है। गार्ड की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ जाने दो, इतना कहकर कॉल कट कर देती हैं। मिसेज कपूर की बात सुनकर गार्ड्स डोर ओपन कर देते हैं। माही रोते हुए बाहर की तरफ चली जाती हैं। वहीं डेविल रेडी होकर अपना बैग लेकर नीचे आता है तो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर माही को ढूंढता है। माही उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी डेविल की नजरें मुस्कुराती हुई मिसेज कपूर पर जाती हैं। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स उनके इरादे समझते हुए बोलता है, माही कहाँ है मिसेज कपूर। डेविल की बात सुनकर मिसेज कपूर सकपकाते हुए बोलती है, मुझे क्या पता कहाँ गई होगी, यही कहीं। डेविल मिसेज कपूर को एक नज़र डालकर बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकलने लगता है। तभी गार्ड डेविल की कार को रोकने का इशारा करता है। डेविल अपनी कार रोकते हुए अपने साइड का मिरर डाउन करता है तो सामने खड़ा गार्ड अपनी गर्दन झुकाकर बोलता है, माफी चाहते हैं साहब, आपको हमने रोका लेकिन हमारा रोकना जरूरी था, बोलो जल्दी। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स गुस्से में घूरते हुए बोलता है, वो साहब मैडम बाहर रोते हुए गई हैं, हमने रोका भी लेकिन वो रुकी नहीं। इतना कहकर गार्ड साइड हो जाता है। वही गार्ड की बात सुनकर डेविल की आंखें अंगारे की तरह धधक फायर उठती हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं जिससे उसकी नीली नसें उभर जाती हैं। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। डेविल की गाड़ी हवा से बात करते हुए उड़ने लग जाती है। वही डेविल की नजरें चारों तरफ घूम रही थी कि कहीं तो उस माही नजर आ जाए। थोड़ी दूर आगे ही उसे माही रोड के साइड में जाते हुए दिखती है। डेविल एकदम से ब्रेक लगाता है जिससे उसकी गाड़ी घिसते हुए रुकती है। डेविल गाड़ी के रुकने के पहले ही गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। माही के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर गुस्से में अपनी तरफ घुमाता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो। डेविल की गुस्से भरी आवाज फायर सुनकर माही रोते सुबकते हुए अपनी नजरें उठाकर डेविल को देखती है। जैसे ही डेविल की आंखें माही की नजरों से मिलती हैं, डेविल की धधकती आंखों में पानी का काम कर जाती हैं। डेविल माही का हाथ छोड़कर अपने चेयर पर हाथ फेरते हुए पीछे घूम जाता है। माही वापस से रोते हुए आगे बढ़ जाती है। डेविल माही की सुबकने की आवाज नहीं सुनता तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वहां माही को ना देखकर वापस से बेचैन हो जाता है। वापस से उसी दिशा में आगे दौड़ लगा देता है। उसकी नज़र आगे रोते हुए जाती माही पर पड़ती है। वो तेजी से आगे बढ़कर माही के सामने आकर गुस्से में फायर दांत पिसते हुए बोलता है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो और घर से क्यों आए तुम, मैंने मना कर रखा है फिर भी तुम क्यों नहीं समझती। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे आपके घर पर नहीं रहना, माही डेविल से अपना हाथ छुड़ावाते हुए बोलती है। अच्छा कहाँ जाओगी फिर। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, कहीं भी जाओ मुझे नहीं पता लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी, माही अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोलती हैं।
तो तुम्हें नहीं रहना ना मेरे साथ? चलो ठीक है, लेकिन जाओगी कहाँ ये बता दो मुझे, मैं वहाँ छोड़ देता है। डेविल अपने भाव छुपाते हुए बोलता है। माही डेविल की बात सुनकर सोचने लग जाती है कि कहाँ जाए, खुद के घर जा नहीं सकती, कहाँ जाऊँ वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर कहीं उसने मुझे देख लिया तो नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। माही को डेविल काफी देर से पूछ रहा था, लेकिन माही को ऐसे खोए हुए देखकर माही के कंधे पकड़ पर झझरते हुए बोलता है, कहाँ खोई हुए हो, बताओ कहाँ छोड़ना है या मेरे साथ घर चलो। माही डेविल की बात सुनकर अपना सर हिला देती है, मन ही मन सोचती है अभी तो इनके साथ चल जाती है, फिर 1-2 दिन में ठिकाना देखकर चली जाऊंगी। डेविल कार की तरफ चल देता है। तभी उसे एहसास होता है माही उसके साथ नहीं आ रही है। वो पीछे घूमकर माही के पास जाकर माही का पकड़कर अपने साथ खींच लाता है। माही कटी पतंग की डोर की तरफ डेविल छोटा सा भूत के पीछे चल देती है। माही पैसेंजर सीट का गेट खोलकर माही को बैठने को बोलकर खुद दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। डेविल गाड़ी दौड़ा देता है और दिल्ली से बाहर की तरफ उसकी गाड़ी जा रही थी। माही चारों तरफ देख रही थी, लेकिन डर भी रही थी कहीं उसे कोई ना देख ले। करीब 2 घंटे बाद डेविल की कार आकर एक जगह रुकती है। डेविल गाड़ी से उतरकर नीचे आकर माही की तरफ का गेट खोलकर माही का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाने लगता है। तभी माही की नज़र सामने जाती है। सामने व्हाइट कलर का बड़ा सा घर जो महल जैसा दिखा था, उसके चारों तरफ 200-300 गार्ड पहरा दे रहे। घर के चारों तरफ ही ग्रीनरी और बीचों बीच बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था। माही चारों तरफ देखते हुए डेविल के पीछे खींची जा रही थी। डेविल माही को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर से घर बाहर से भी ज्यादा सुंदर था, हर चीज इम्पोर्टेड थी और एंटीक उनकी चमक ही बता रही थी वो कितनी महंगी होगी। डेविल को अंदर आते ही एक 60 साल की औरत डेविल की तरफ आते हुए बोलती है, बाबा आप यहाँ आज बहुत दिनों बाद आए हैं, आपके लिए मैं नाश्ता लगवा देती हैं। डेविल औरत की बात सुनकर बोलता है, नहीं काकी मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। काकी वहाँ की सबसे पुरानी सर्वेंट थी। काकी डेविल की बात सुन कुछ नहीं बोलती, लेकिन डेविल के साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करती है जैसे जानना चाह रही हो कि कौन है, क्योंकि डेविल कभी भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता था। आज उसके साथ उसके पर्सनल विला में थी। डेविल काकी का इशारा समझकर बोलता है, काकी आज ये आपके साथ रहेगी, वहाँ मिसेज कपूर नहीं रहने देंगी। काकी डेविल की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है। डेविल काकी की तरफ देखते हुए बोलता है, आज से आप यही रहेगी माही, काकी के साथ मैं आता जाता रहूंगा, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो कॉल करके मुझे बता देना। इतना कहकर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स माही को वहां काकी पास छोड़कर बाहर चला जाता है और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। माही को देखकर काकी बोलती है, बेटा आप आराम कर लीजिए, ऊपर जाकर दूसरे रूम में चले जाइए और कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना। माही काकी की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है, वहां से ऊपर रूम की तरफ चल जाती है। माही के जाते ही काकी मन ही मन बोलती है, हे भोलेनाथ, ये आपका ही इशारा है क्या? क्या ये फूल जैसे बच्ची की मेरे बाबा की जिंदगी में आएगी? बहुत ही प्यारी बच्ची है, भोलेनाथ मेरे बाबा की जिंदगी में भी खुशियां भर दो। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल में एक लड़का बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसके पास में ही एक लड़की जो लड़के से चिपक कर सो रही थी। दोनों के कपड़े ही बेड के नीचे पड़े हुए थे, जो साबित कर रहे थे कि रात को क्या हुआ होगा। बेड के पास पड़ा फोन रिंग करता है। लड़का नींद में उठाकर अपने कान पर लगा लेता है। सामने वाली की बात सुनकर लड़के की नींद उड़ जाती है। वो गुस्से में बैठते हुए चिल्लाकर बोलता है, साले मादर, तुझे किस बात के पैसे देता हूँ, मुझे किसी भी हाल में को लड़की चाहिए नहीं, मेरे पास मत आना। इतना कहकर फोन गुस्से में फेंक देता है। आवाज सुनकर पास में लेती हुई लड़की बेड पर बैठते हुए अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलती है, क्या हुआ जान, सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हो? लड़की की बात सुनकर लड़का एक तिरछी निगाहों से देखता हुआ बोलता है, क्या छुपा रही है मेरे से? विवान कपूर से कुछ नहीं छुपा सकती हो। इतना कहकर ब्लैंकेट को एक झटके से खींच देता है। ब्लैंकेट को साइड में पटक देता है। अब दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के सामने थे। लड़की विवान के हार्डनेस को देखकर ललचाई नजरों से विवान को देखने लग जाती है। विवान उसके इरादे भांपते हुए अपने हार्डनेस पर हाथ फेरते हुए बोलता है, सॉरी जान, अभी मैं मूड नहीं है तुम्हें छूने का, अब तुम जाओ, कभी और मिलेंगे। लड़की उसकी बात सुनकर उठते हुए विवान के पास आने लगती है, लेकिन विवान उसे अपनी अंगुली दिखाकर मना कर देता है। लड़की अपने नीचे पड़े कपड़े उठाकर अपने कपड़े पहनकर विवान के वॉलेट से पैसे लेकर बाहर चली जाती है। विवान बेड पर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद करके बोलता है, आई एम वेटिंग माई जान, बस एक बार तुम आ जाओ, फिर तुम्हें वो मौत दूंगा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी कि कभी भाग कर नहीं जाना चाहिए। फिर विवान अपने फोन में एक लड़की की पिक्स देखकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए गंदी हंसी हंसते हुए बोलता है, बहुत जल्द मेरी बाहों में मिलोगी बेबी। विवान अपने फोन से किसी को कॉल करके बोलता है,
मैंने तुम्हें एक फोटो सेंड की है, वो जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे सामने लाओ, वो भी जल्द से जल्द चाहिए, कितना भी पैसा क्यों ना लगे, लेकिन उसे मेरे सामने लाओ। बहुत घमंड है उसे अपनी खूबसूरती का, उसे चूर चूर करके मजा लेना है। फिर अपना फोन साइड में रखकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट पहने हुए बाहर आता है। अपना फोन हाथ में लेकर बाहर चला जाता है। कौन है ये लड़की? बने रहिए मेरे साथ। कौन है विवान, ये क्या करेगा? चैट, एक मुर्गी के दो दो आशिक। माही ऊपर रूम में जाती है तो देखती पूरा रूम ग्रे एंड व्हाइट थीम में था। पूरा रूम एक लग्जरियस लुक दे रहा था। वही बीचों बीच किंग साइज बेड लगा हुआ था, उसके पीछे एक दहाड़ते शेर की फोटो फ्रेम लगी हुई थी। माही चारों तरफ देखते हुए रूम की बालकनी में आ जाती हैं। बालकनी से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी। माही वहीं लगे झूले पर बैठ जाती हैं, बाहर से आती फूलों की खुशबू लेने लगती हैं। डेविल स्माइल विद हॉर्न्स वहां से निकलकर अपने अड्डे पर आता है, अंदर जाकर अपने रूम में लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। उस पर धड़ाधड़ अपनी अंगुलियों को चलाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकी की बुलेट की आवाज आती है। डेविल उस आवाज को सुन एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स लुक में डोर की तरफ देखता है और वापस से अपना काम करने लग जाता है। रॉकी अपने हाथ में चाबी घुमाते हुए डेविल के पास आकर बोलता है, क्या है बे साले, तू आजकल कहाँ रहता है? कब से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। डेविल रॉकी की बात सुनकर लैपटॉप पर अपनी अंगुलियों को चलाते हुए बोलता है, क्यों, वापस से महासहाय का कॉल आया है क्या? रॉकी डेविल की बात सुनकर, हाँ, साले को यहाँ से जाने के बाद भी चैन नहीं है, वो दिन में 10 फोन करता है। 10 फोन करने से क्या होगा, मेरा जवाब एक ही है, वो है ना। डेविल अपनी भौहों को खुजाते हुए बोलता है। रॉकी डेविल की बात सुनकर सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है। वैसे डेविल उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो दुनिया का जाना माना माफिया है। रॉकी की बात सुनकर डेविल के डेविल फायर लुक में एक स्माइल देता है, जैसे रॉकी ने कोई जॉक मारा हो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। माही को डेविल के पर्सनल विला में रहते हुए 1 महीना हो गया था। डेविल माही को छोड़ने के बाद वहां एक बार भी नहीं गया था। आज सुबह से ही डेविल अड्डे पर बैठा हुआ सिगरेट के कस ले जा रहा था। उसी के पास बैठा रॉकी डेविल को घूरे जा रहा था, या यूं कहीं डेविल के बोलने का वेट कर रहा था। देख डेविल जो है वो बोल, क्या करना है, क्योंकि आज महासहाय वापस आ रहा है, वो तेरे से मिलना चाहता है क्योंकि उसे वो जमीन चाहिए। रॉकी डेविल को देखते हुए बोलता है। डेविल रॉकी की बात सुनकर सिगरेट कसते हुए बोलता है, चल कोठे पर वही बात होगी, महासहाय से उसे जमीन चाहिए तो। डेविल तू क्या बोल रहा है, उसे वो जमीन दिलवाएगा क्या? पागल हो रहा है क्या? तू जानता है वो जमीन किसकी है? एक सबसे ईमानदार अफसर की, जिससे जमीन लेने के लिए महासहाय ने उसे मार दिया था, लेकिन वो जमीन उसके नाम नहीं थी, उसकी बेटी के नाम है। रॉकी परेशान होते हुए बोलता है। रॉकी की बात सुनकर डेविल बोलता है, चल तेरी बकवास बाद में करना। रॉकी डेविल की बात सुनकर जाकर थार में बैठ जाता है। वही डेविल पैसेंजर सीट पर बैठकर सिगरेट के कस लिए जाता है। रॉकी गाड़ी चलाता हुआ गुस्से से डेविल को बार बार घूर रहा था। लास्ट में थक कर डेविल बोलता है, डेविल तू जानता है ना, अगर तूने हाँ कर दिया महासहाय को तो कभी अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएगा उससे। डेविल रॉकी की बात सुनकर अपने नाक से धुआं निकलता हुआ सामने देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकी थार को कोठे के बाहर रोकता है। रॉकी और डेविल कोठे की तरफ बढ़ जाते हैं। कोठे में सजी संवरी लड़कियां डेविल को देखकर आहें भरने लग जाती हैं। वही डेविल सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर बड़ी सी चेयर पर बैठी कमला, जो अपने मुंह ने पान ठूसे हुए बोलती हैं, क्या बात है छोरे, आज यहाँ कमला के कोठे पर कैसे आना हुआ? कमला की बात सुनकर डेविल बोलता है, बस ऐसे ही कुछ काम है। डेविल की बात सुनकर कमला अपने पीले दांत दिखाते हुए बोलती है, साले यहाँ सब अपनी भूख मिटाने आते हैं। वैसे तेरा टेस्ट मस्त है साले, चल तेरे लिए एक कच्ची कली आई है, आज कोठे पर तू चाहे तो रस चूस ले। कमला की बात सुनकर डेविल की आंखें धधक फायर उठती हैं, उसकी मुट्ठी कस जाती है। डेविल दांत पिसते हुए बोलता है, कमला तू बहुत अच्छे से जानती है मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं, तो आगे से मेरे सामने ऐसे बातें मत करना, नहीं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कमला उसकी बात सुनकर अपने ब्लाउज में से एक फोटो निकालकर डेविल की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, देख ले तू एक बार, नजराना बड़ा कड़क है, साली मुलायम है, मसलने में बड़ा मजा आएगा। तू कहे तो तेरे लिए 50% माफ किया मैंने। डेविल उसकी बात सुनकर पास में रखे पीतल के बर्तन को जोर से उठाकर फेंकता है। वहां से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। उसकी आवाज सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन कमला हंसते हुए बोलती है, साला पहला मर्द है जो किसी को नजर उठाकर नहीं देखता, नहीं यहाँ रात को लाइन लगती है दीदार के लिए। डेविल बाहर खड़ा होकर सिगरेट के कस लेने लग जाता है। अपनी थार में बैठकर चला जाता है। वही रॉकी उसके पीछे जाता है। थार को ना देखकर आप सर झटक देता है, वापस कोठी के अंदर चला जाता है।
सीढ़ियों से होते हुए ऊपर रूम में जाकर जोर से आवाज लगाता है, शांति ऊपर आना। ये आवाज सुनकर शांति के पास खड़ी सची संवरी लड़कियां हंसते हुए बोलती हैं, जा शांति दीदार करवा, सेठ का आ गया तेरा आशिक। शांति सबकी बात सुनते हुए अपने ब्लाउज से बूपस को ज्यादा दिखाते हुए अपनी कमर मटकते हुए ऊपर रूम में जाती है। रॉकी शांति को देखकर उसे खींचकर बेड पर धक्का दे देता है और रूम बंद करके खड़ा होते हुए अपना पेंट का बेल्ट खोलते हुआ बोलता है, क्या हुआ, आजकल दिन में ग्राहक नहीं लेती मैंने सुना है। रॉकी की बात सुन शांति अपने बालों को अंगुली में घुमाते हुए बोलती है, हाँ दिन में नहीं लेती ग्राहक, क्योंकि रात में मोटा ग्राहक रहता है जो पूरी रात मसल कर जाता है, उसको सहन करके मैं किसी को नहीं सहन नहीं कर सकती। शांति की बात सुनकर रॉकी अपने कपड़े उतार कर शांति पर खुद पड़ता है। वापस से उनका प्यार भरा एहसास नग्न अवस्था में शुरू हो जाता है। डेविल अपनी थार को अपने पर्सनल विला के सामने जाकर रोकता और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाता है तो देखता है रूम खुला हुआ था। डेविल अंदर जाता है तो उसकी नज़र बेड पर सोती हुए माही पर पड़ती है। माही बेड पर फैलकर सोई हुई थी, उसकी ब्लैंकेट बेड के नीचे फर्श पर अपना आसन जमाए हुए थी। डेविल को ये देखकर मुस्कुरा देता है और आगे बढ़कर ब्लैंकेट उठाकर उसे उड़ा देता है और झुककर उसका माथा चूम लेता है। फिर माही के सिहराने बैठकर माही के सर को सहलाते हुए मन ही मन बोलता है, जान तुम कब मेरे लिए इतनी जरूरी हो जाओगी, मुझे नहीं पता था। अब किसी को का नाम भी सुनना अच्छा नहीं लगता सिवाय तुम्हारे। आई लव यू जान। इतना कहकर वही पीछे सिहराने पर अपना सर टिका कर माही को देखने लग जाता है। वही माही को निहारते हुए कब नींद लग जाती है पता ही नहीं लगता। वही दूसरी तरफ विवान अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्ला रहा था, अरे गई कहाँ, वो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हरमखोरो, तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई, मुझे वो किसी भी हालत में मेरे पास चाहिए, बस चाहिए। विवान उन सब पर चिल्लाकर वापस से अंदर की तरफ जाता है। अपने रूम में जाकर सामने लगी एक लड़की की खूब सारी तस्वीरों को देखकर बोलता है, जाने मन बस एक बात हाथ आ जाओ, फिर तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा, फिर वही तुम्हारा रोज रस चूसूंगा। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर एकदम से हंसना रोकर अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलता है, जाने मन बस आए एक बार हाथ, बस मुझे एक बार क्लू मिल जाए तुम कहाँ हो, फिर मैं तुम्हें जमीन से भी निकाल लाऊंगा। फिर वही बैठ जाता है। बेड पर बैठा हुआ सामने स्क्रीन ऑन करके लड़की के वीडियो देखने लग जाता है, जिसमें लड़की हंस रही थी, किसी में मुस्कुरा रही थी। विवान उन्हें ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। अगर वो लड़की अभी सामने हो तो विवान अपनी हवस पूरी तरह मिटा ले। वीडियो देखते हुए ही विवान खड़ा होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर कर में बैठकर गाड़ी को एक पब के बाहर रोकता है। उसमें अंदर जाकर शराब के जाम लेने लग जाता है। तभी विवान की नज़र अपने पास बैठे आदमी के फोन में जाती है। उस फोन में अपनी जानेमन की फोटो देखकर विवान के तन मन में आग लग जाती है। विवान शराब के गिलास को एक सांस में घटक लेता है और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या है बे, इसकी फोटो तेरे पास कैसे आई। विवान की बात सुनकर सामने बैठा आदमी अपनी नजरें घुमाकर विवान को देखता है तो विवान को देखकर आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। ये आदमी और कोई नहीं, महासहाय ही था, जो माही की फोटो दिखाकर उसकी बोली लगा रहा था। महासहाय विवान की बात सुनकर बोलता है, इसे मांगता है जो कीमत चाहे ले लेना, लेकिन ये लड़की किसी भी हालत में जिंदा चाहिए। विवान महासहाय की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, एक मुर्गी के दो दो आशिक। चल कोई बात नहीं, एक रात में मेरे बिस्तर गर्म करके तुझे दे दूंगा तो 2-3 महीने आराम से मजे करके वापस भेज देना मेरे पास। विवान की बात सुनकर महासहाय बोलता है, मुझे एक रात के लिए ही चाहिए, बाकी तुम रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। विवान नशे में उठते हुए बोलता है, तू भी ढूंढ मैं भी ढूंढता हूँ, कहाँ छुपी बैठी है साली हराम, तारानकन तारानकन तारानकन, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार हाथ आ जाए। लड़खड़ाते कदमों से विवान अपनी कार के पास जाकर उसमें बैठकर उसे अपने होटल की तरफ ले जाता है। होटल के बाहर गाड़ी रोककर एक हाथ बोतल लिए अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर बेड पर उल्टा पड़ जाता है। तभी उसे अपनी बॉडी पर मुलायम सा हाथ महसूस होता है। विवान आंखें खोलकर देखता है तो कल रात वाली लड़की रिवलिंग ड्रेस पहने विवान के सीने पर हाथ फेरते हुए बोल रही थी, क्या हुआ जान, आपने इतनी ड्रिंक क्यों की हुई है। विवान उसकी बात सुनकर बिन जवाब दिए लड़की के बाल पकड़कर खींचते हुए बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आता हुआ बोलता है, साली इतनी ही गर्मी है तो ले अभी मेट देता हूँ। इतना बोलकर उस पर टूट पड़ता है। लड़की खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन विवान के फोर्स के आगे घुटने टेक देती है। विवान उसके साथ जबरदस्ती फोर्सफुली सेक्स करता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन विवान के चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। वो अपना काम चालू रखता है। 2 घंटे बाद विवान अपने आप को शांत करके लड़की के ऊपर से उठकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं बेड पर पड़ी लड़की रोए जा रही थी। विवान को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
महासहाय और विवान को माही से क्या लेना देना है, बने रहिए मेरे साथ। जय श्री श्याम। च9 तुझे हक नहीं है। कपूर विला में मिसेज कपूर अपने रूम में चलकदमी कर रही थी। उसके सामने खड़ा आदमी अपना सर झुकाकर घिड़घाते हुए बोलता है, मैडम मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैंने पूरा खुद चेक किया था कि फॉर्म पर साइन सही है, खुद बड़े साहब ने साइन किए थे मेरे सामने। फिर वो नकली कैसे? मिसेज कपूर उसकी बात सुनकर चलकदमी करते हुए रुकती है, फिर आदमी को देखते हुए गुस्से में बोलती है, तूने किसे बड़ा साहब बोला? वो साहब छोड़, नौकर कहलाने लायक नहीं है। जी मैडम, आगे से नहीं कहूंगा, आदमी अपनी गर्दन झुकाकर बोलता है। मिसेज कपूर उसकी बात सुनकर सामने देखते हुए बोलती हैं, मुझे ये काम 2 दिन में पूरा चाहिए, जितने पैसे लगे, लेकिन मुझे काम किस भी हाल में पूरा चाहिए। और एक बात, विवान का पता लगाओ, कहाँ है वो? जो भी लड़की अभी उसके साथ है उसे भी वही के वही। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ? सी आदमी अपनी गर्दन हिलाते हुए, जी मैडम, समझ गया, इतना बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मिसेज कपूर हंसते हुए मन ही मन बोलती हैं, मैं भी देखती हूँ तो कितने दिन मेरे जाल से बचता है, जैसे तेरी माँ को कहीं ना नहीं छोड़ा वैसे ही तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी बाहर निकलते ही मन बोलता है, ये मैडम बड़े बाबा को क्यों मरवाना चाहती हैं, जबकि वो तो इनके खुद के बेटे हैं। फिर भी हे भगवान, क्या ही जमाना आ गया, अपने बेटे को ही मरवाना चाहती हैं। फिर आदमी अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करके उसे कुछ समझाता है, फिर कपूर विला से बाहर की तरफ चला जाता है। डेविल विला। सुबह चिड़िया के चहकने की आवाज सुनकर डेविल की आंखें खुलती हैं तो खुद उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर भार सा महसूस होता है। डेविल अपनी गर्दन झुकाकर देखता है तो उसकी नजर अपने से चिपकी हुई माही पर जाती है। माही किसी बच्चे की तरह डेविल के सीने पर सर रख कर सो रही थी, वही उसके बाल डेविल के सीने पर फैले हुए थे और डेविल पर अपना हक जमा रहे थे। डेविल सुबह सुबह ये खूबसूरत नज़ारा देखकर खुश हो जाता है। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आता है, उसकी खुशी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर मन ही मन, नहीं, ये तो गलत कर रहा है, उसका तुझे हक नहीं है। ये ख्याल आते ही डेविल माही को अपने सीने से हटाकर बेड पर अच्छे से सुला देता है, फिर खुद उठकर बाथरूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद अपने बालों का पानी झाड़ता हुआ बाहर आता है। तब डेविल की नजर माही पर पड़ती है, जो हर चीज से बेखबर आराम से सो रही थी। डेविल उसे देखकर तैयार होकर बाहर की तरफ निकल जाता है। डेविल नीचे आकर काकी को आवाज लगाते हुए बोलता है, काकी मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। डेविल की आवाज सुनकर काकी किचन से बाहर आती हुए बोलती हैं, जी बाबा, अभी लगवा देती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। इतना कहकर अंदर की तरफ चली जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाहर निकल कर आती हैं। उनके पीछे सर्वेंट हाथ में नाश्ता लिए बाहर आते हैं। डिनरिंग टेबल पर रख देते हैं। डेविल अपनी चेयर पर बैठ जाता है। काकी उसे बैठता देखकर सुख चुकाते हुए बोलती है, बाबा वो बिटिया को भी बुला लेते हैं। काकी अभी वो सो रही है, आप उसे सोने दीजिए, फिर उठेगी तब उसे नाश्ता करवा देना आप। डेविल अपने लिए नाश्ता लेते हुए बोलता है। काकी उसकी बात सुनकर अपना मन मोश कर रह जाती है, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि डेविल और माही एक दूसरे के करीब आए। फिर अपने मन ही मन खुद को तसल्ली देते हुए बोलती है, शायद भगवान को ही मंजूर नहीं। डेविल नाश्ता करके बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर निकलकर वो अपने अड्डे पर जाकर अपने आदमियों को कुछ समझता है, फिर अपना लैपटॉप लेकर कुछ करने लग जाता है। उसका फोन रिंग करता है। डेविल उसके टाइम देखता है तो उसे एहसास होता है। 3 घंटे कब बीत जाते हैं उसे लैपटॉप में काम करते हुए पता ही नहीं चला। डेविल फिर फोन को देखकर कॉल रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुनकर डेविल की आंखों में एक दर्द उभर आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके माथे की नसें उभरती आ रही थी। डेविल उसकी बात सुनकर खुद को शांत करते हुए बोलता है, जो भी हो मुझे हर 1 मिनट की अपडेट चाहिए, आगे उसका और क्या प्लान है वो भी पता लगाओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। इतना कहकर कॉल कट कर देता है और गुस्से से अपने फोन को दीवार पर मरता है। इतने जोर से मारा था कि फोन के टूटकर चिथड़े उड़ गए थे। डेविल फिर गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मरता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। डेविल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपना लैपटॉप लेकर बाहर ही तरफ चला जाता है। अपनी थार को लेकर रोड पर दौड़ने लग जाता है। वहीं डेविल के दिमाग में थोड़ी देर पहले फोन पर हुए बात गूंज रही थी। जैसे जैसे बात गूंज रही थी वैसे वैसे डेविल की थार की स्पीड बढ़ रही थी। डेविल उसको फुल स्पीड पर दौड़ा रहा था, तभी सामने से ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। डेविल ट्रक से बचने के लिए अपना स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमाता है, उसी के साथ डेविल की थार जाकर पेड़ से टकरा जाती है। माही की नींद एक बहुत बुरे सपने से टूटती है, जिससे उसकी सांसें फूल रही थी। माही पूरी की पूरी इस बड़ी ई के अंदर भी पसीने से तरबदर हो चुकी थी। वो बहुत बुरी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसका अपना मुसीबत में है। माही अपने आप को ऐसे बेचैन होते देख अपने दिल पर हाथ रखते हुए कुछ सोचती है।
जैसे ही उसके माइंड में डेविल का ख्याल आता है वैसे वैसे उसकी बॉडी शांत होने लगती है, जैसे डेविल का ख्याल ही माही की बीमारी का इलाज हो। माही काफी देर तक डेविल के बारे में सोचते हुए निकाल देती है, फिर उठकर फ्रेश होने चली जाती है। रेडी होकर नीचे जाती हैं। नीचे जाकर काकी को ढूंढते हुए बाहर की तरफ निकल जाती हैं। काकी बाहर गार्डन में बैठे हुए सब्जी साफ कर रही थी। माही उनके पास जाते हुए बोलती है, काकी भूख लगी है, आप आ जाओ नाश्ता करें। काकी माही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा आप ही कीजिए नाश्ता, मैंने आज मन्नत मांगी है तो मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। माही उनकी बात सुनकर ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि अभी वो काकी को इतना नहीं जानती थी कि वो उन्हें फोर्स कर सके। फिर माही कुछ सोचते हुए बोलती है, आप बता दीजिए आपके लिए आज क्या बनाऊं, आप क्या खाएगी। काकी माही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप जाइए नाश्ता कीजिए, नाश्ता बना हुआ है, बाबा नाश्ता करके गए हैं ना जल्दी इसलिए। माही कुछ सोचते हुए, बाबा। काकी माही को ऐसे देखकर बोलती है, हाँ बिटिया बाबा रात में आए होंगे, सुबह मैंने उनकी थार बाहर देखी तब मुझे पता लग गया था कि बाबा आए हुए हैं। माही फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, वो रात भर यही थे। काकी माही को देखकर, जी बिटिया यही थे। माही इतना सुनते ही अंदर की तरफ चली जाती हैं। काकी पीछे से आवाज लगाती हैं लेकिन अभी इस टाइम केवल डेविल दिमाग में छाया हुआ था। माही जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाती हैं। अंदर जाकर अंदर से डोर बंद करके तुरंत बेड की तरफ बढ़ जाती हैं। बेड के पास जाकर ब्लैंकेट को उठाकर उसे अपने नाक के पास ले जाकर उसकी स्मेल लेती है। उसकी स्मेल लेते ही माही के फेस पर सुकून आ जाता है, क्योंकि ब्लैंकेट से डेविल के परफ्यूम की फ्रीग्रेंस थी। माही उसकी खुशबू लेने के बाद अपने सीने से चिपका लेती है। माही के चेहरे पर हया की लाली छा जाती है। मन ही मन, इसका मतलब आप मेरे पास थे, पता नहीं मैं चाहकर भी आपकी तरफ खींची जा रही हूँ, जबकि मैं अमन से प्यार करती हूँ, फिर भी कभी उसे देख और सोच ऐसे फीलिंग नहीं आई जैसे आपके बारे में सोच कर ही आ जाती है। रंग हवेली एक बड़ी सी खंड हवेली जो शहर के बाहर की तरफ थी, जिसमें काले सूट पहने और बंदूक लिए गार्ड पहरा दे रहे थे। उस हवेली के पीछे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था जिसके पीछे लगा कंटेनर खुला पड़ा था। वही हवेली से सूट पहने एक आदमी अपनी मुछों को ताव देते हुए बोलता है, सारी की सारी को हाई डोज इंजेक्शन लगाकर गाड़ी में डालो, ये कंटेनर कल तक दुबई पहुंच जाएगा, तब तक उन्हें होश ना आए। जी मालिक, सबको इंजेक्शन दे दिया है, किसी को होश नहीं आएगा, आओ निस्फिक्र रहे। एक आदमी गर्दन झुकाकर बोलता है। हाँ, तुम पर यकीन है सेठ, लेकिन अभी कोई है जो घात लगाए बैठा है। पिछली बार भी उसी ने पकड़वाया था, लेकिन इस बार नहीं। इसलिए तो उस लड़के को खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लड़के की जरूरत है मेरे धंधे में। महासहाय सामने कंटेनर में बेहोश लड़कियों को ले जाते हुए देखकर बोलता है। जी साहब, वो बड़ा ही निडर लड़का है, साला किसी चीज से नहीं पिघलता, वरना हर मर्द की कमजोरी लड़की होती है, लेकिन सुना है वो किसी को नजर उठाकर नहीं देखता। आदमी महासहाय की बात को सहमत करते हुए बोलता है। महासहाय उसकी बात सुनकर एक गंदी हंसी हंसते हुए बोलता है, आज शाम कंटेनर लोड करवा कर उसे मेरे से कमला के कोठे पर मिलने को बोलो, कल भी वो आया था लेकिन बिना मिले चला गया। जी साहब, इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही महासहाय अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है। फिर कॉल कट करके फोन को हाथ में घुमाते हुए बोलता है, अब कैसे बचोगे महासहाय के जाल से, आज तो तुम चाहकर भी नहीं बच सकते हो। हर्ष होटल विवान बेड पर लेटा हुआ गहरी नींद में था। अभी भी वो उसकी लड़की के ऊपर लेटा हुआ था जिसके साथ वो रात भर था। लड़की उसके नीचे बेजान बेहोश पड़ी थी, वही विवान अपनी जरूरत पूरी करके गहरी नींद में सोया हुआ था। विवान का फोन साइड टेबल पर रिंग कर रहा था, लेकिन विवान उसे रिसीव ना करते हुए उस कॉल को कट करते हुए वापस से लेट जाता है। जैसे ही उसे नींद आने वाली होती वापस से कॉल रिंग करता है। इस बार विवान गुस्से में भर उठता है और कॉल रिसीव कर लेता है। सामने वाले की बात सुनने से पहले गुस्से में बोलता है, साले कौन है हराम, तारांकन 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 तारांकन, जो मेरी नींद खराब कर रहा है। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस सोने लगता है। तभी विवान को एहसास होता है वो किसी मखमली बदन के ऊपर सो रहा है। वो अपनी आंखें ढंग से खोलते हुए देखता है तो उसके नीचे एक लड़की बेहोशी हालत में पड़ी थी। उसके बदन पर कपड़े की जगह 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 पर विवान के दांतों से काटने के निशान, जो अब नीले पड़ चुके थे, वो नजर आ रहे थे। लड़की की ऐसे हालत देख विवान को तरस की जगह गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस लड़की को एक नजर देखते हुए दांत पिसते हुए बोलता है, साली हराम तारांकन तारांकन, तू कल के लिए थी, आज क्या कर रही है यहाँ। इतना कहकर अपनी पाँव से लात की मार कर बेड से नीचे पटक देता है और खुद फैलकर सो जाता है। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री श्याम। CH10 दोबारा जब बनाओगी ना, जब मैं मौका दूंगा।
विवान लड़की को लात मारकर नीचे पटक देता है, खुद फैलकर सो जाता है। उसे नीचे बेहोश पड़ी लड़की से कोई मतलब नहीं, जैसे अपनी हवस पूरी करी और बाहर फेंका। करीब 2-3 घंटे सोने के बाद विवान बेड से उठता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे पड़े कपड़ों पर नजर मारते हुए नग्न अवस्था में ही बाथरूम की तरफ चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद बालों का पानी झाड़ते हुए विवान अपनी कमर पर टॉवल लपेटे बाहर आता है। अपने कपड़े निकालकर तैयार होकर होटल के इंटरकॉम से रूम सर्विस को कॉल करके बोलता है, मेरा रूम आधे घंटे में पूरी तरह साफ चाहिए। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। बेड के साइड में नीचे बिना कपड़ों के पड़ी लड़की को देखकर एक हवसी हंसी हंसते हुए बाहर निकल जाता है। विवान के बाहर जाते ही होटल का 2 फीमेल स्टाफ अंदर आकर रूम क्लीन करने लग जाता है। वो बेड के नीचे फर्श पर नग्न अवस्था में पड़ी लड़की को देखकर उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये हर रोज का था। वो लोग रोज सुबह विवान का रूम क्लीन करते, रोज उन्हें बेड के नीचे ऐसे ही फर्श पर पड़ी लड़की मिलती, इसलिए वो कुछ ना कहते हुए वहां की एक फीमेल स्टाफ लड़की के पास दूसरी फीमेल स्टाफ से बचते हुए नीचे पड़ी लड़की के पास जाकर अपनी कमर में छुपी इंजेक्शन और एक शीशी निकालकर उसमें सिरिंज भर के लड़की के हाथ में लगा देती हैं। फिर बचते हुए कचरा उठाकर बाहर निकल जाती हैं। अपने साथ आए स्टाफ को जाते देख दूसरी स्टाफ बोलती है, इसे क्या हुआ, इस लड़की को कौन उठाएगा, मेरे अकेले से तो उठने से रही। साला हवस का पुजारी है जो हर रात एक लड़की की मरने जैसे हालात कर देता है। इतना कहते हुए नीचे पड़ी लड़की के पास जाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है, बाहर निकल जाती हैं। उसके बाहर निकलते ही 2 लड़के ब्लैक ड्रेस पहने, उन्हें पहचानना मुश्किल था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़ों के कवर हुए अंदर आकर नीचे पड़ी लड़की को उठाकर बाहर निकल जाते हैं। वही विवान तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। वहां बैठकर किसी को कॉल करके कुछ समझता है, फिर अपने ऑफिस का काम करने लग जाता है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर विवान कम इन बोलता है। डोर ओपन करके एक लड़की फाइल लेकर अंदर आती है, जिसका बदन उसके कपड़ों से पूरा कवर था, फिर भी उसके सांचे में ढले शरीर पर फब रहा था। पसीने से तरबदर होने की वजह से उसका सूट उसके बदन से चिपक गया था, जिससे उसकी बॉडी शेप पता लग रही थी। वो लड़की अपने सूट को खींचते हुए अंदर आकर टेबल की साइड फाइल आगे बढ़ाकर हौंफते हुए कांपती आवाज में बोलती है, सर मित्तल ट्रेडिंग की फाइल। विवान उसे एक नज़र देखकर फाइल ले लेता है और उसे खोलकर देखने लग जाता है। विवान उस फाइल के जैसे जैसे पन्ने पलट रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों की त्योरियां चल रही थी, जैसे आंखों से भस्म कर जाएगा। पूरी फाइल को देखकर खड़े होते हुए गुस्से से फाइल को टेबल पर पटकते हुए बोलता है, ये किस चीज़ की फाइल है, तुम्हें पता भी है, या यहाँ मेरा अटेंशन पाने के लिए आ रही हो? ऐसे तुम्हारा इरादा है तो को अभी पूरा कर देता हूँ। इतना कहते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की उसे अपनी तरफ आता देख अपने हाथों से माथे पर आ रहे पसीने को बेतरतीबी से पूछते हुए पीछे होते हुए बोलती है, सर वो मित्तल ट्रेडिंग कंपनी की फाइल मैंने पूरी रात जाग कर काम करी है। लड़की की बात सुनकर निर्मोही आवाज में बोलता है, अच्छा पूरी रात, जबकि ये तो पूरी रात के कार्यक्रम की फोटोज हैं, देखना चाहोगी? लड़की पीछे होते होते जाकर दीवार से टकरा जाती है। अपने पीछे और जगह ना देखकर वो अपने गले में लगे दुपट्टे को कसकर मुट्ठी में कस लेती है और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं सर, मैं दोबारा बना दूंगी। दोबारा जब बनाओगी ना, जब मैं बनाने का मौका दूंगा। विवान अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोलता है। विवान की बात सुनकर लड़की एक पल के लिए जड़ सी जाती है, फिर होश में आते हुए घिघाते हुए बोलती है, सॉरी सर, मुझे बाहर मत निकालना। मैं आप जो कहोगे वो सब करूंगी, लेकिन जॉब से मत निकालना, नहीं मेरा घर टूट जाएगा। लड़की की बात सुनकर विवान के फेस पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, फिर वापस से अपनी चेयर पर बैठते हुए कुछ सोचते हुए बोलता है, सोच लो, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। लड़की विवान की नजरों से इरादे भापते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। लड़की का जवाब पाकर अपने सामने टेबल पर रखी फाइल उठाकर लड़की की तरफ फेंकते हुए बोलता है, आगे से फाइल 2 बार चेक करके लाना मेरे सामने। वैसे एक काम अच्छा किया, फाइल देखकर ही तुम्हारे इरादे समझ गया था, अब जल्द ही पूरे भी कर दूंगा। इतना कहते हुए अपने होठों पर अंगुली फेरते हुए लड़की के बदन को ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से स्कैन करता है। लड़की विवान को ऐसे देखते देख वहां से तुरंत फाइल उठाकर बाहर की तरफ भाग जाती है। उसे ऐसे बाहर भागते देख विवान हंसते हुए बोलता है, एक बार मेरी नजर में कोई आ जाए फिर वो मुझे बिस्तर पर चाहिए ही, वो चाहे कैसे भी। जैसे तुम खुद को ही देख लो, विवान के जाल से कोई नहीं बच सकता। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। डेविल विला स्माइल विद हॉर्न्स। डेविल विला में माही अपने रूम को चारों तरफ से बंद करके उसके अंदर गानों पर अपने कदम थिरका रही थी, या यूं कहे उसके कदम थिरक रहे थे। माही हर चीज से बेखबर अपने गानों पर नाचने में व्यस्त थी।
वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठा डेविल अपने लैपटॉप से अपने रूम का कैमरा वीडियो ऑन करके सब कुछ देख रहा। उसके फेस पर माही को ऐसे नाचते देख मुस्कान छा जाती है। डेविल उसे देखने में बिजी था, तभी उसका कॉल रिंग करता है। वो फोन को रिंग करता देखकर अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर फोन की तरफ करता है। कॉलर आईडी देखकर वो बिना वक्त गंवाए तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है। सामने वाले की बात सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। फिर वो भावहीन आवाज में बोलता है, ध्यान रखो वो कुछ गलत ना करे, कुछ भी गलत लगता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। इतना कहकर कॉल कट कर देता है और अपने माथे पर हाथ फेरने लग जाता है। तभी उसकी नजर लैपटॉप पर जाती है जिसमें माही अब स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। माही का ना देखता देख डेविल तुरंत चेयर पर बैठता हुआ लैपटॉप पर पानी अंगुलियां चलाने लग जाता है, जैसे कैमरे का वीडियो को हर तरफ घुमाकर पूरा रूम देख रहा हो। तभी उसकी नजर बालकनी के खुले डोर पर जाती है। डोर खुला देखकर डेविल बालकनी का वीडियो ऑन कर देता है जिसमें माही डांस करके थक चुकी थी। वो बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाती है। उसके खुले बाल जो झूले के साथ ही नीचे जमीन को छूते हुए झूल रहे थे। वहीं माही आंखें बंद करके झूले पर बैठी हुई थी। डेविल उसे ऐसे देख उसके फेस पर एक सुकून आ जाता है। तभी डेविल के केबिन का डोर नोक होता है। डोर नोक होता देख डेविल की आंखों में खून उतर आता है, जैसे उसके सब दुश्मन यही बैठे हो, कोई उसे चैन से उसकी जान को नहीं निहारने दे रहा। वापस से डोर नोक होता है। दोबारा डोर नोक की आवाज सुनकर डेविल झुंझलाते हुए निर्मोही आवाज में बोलता है, कम इन। तभी एक लड़का अंदर आकर बोलता है, सर वो आपकी मीटिंग है रावत ग्रुप्स के साथ, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर डेविल नॉर्मल होते हुए भावहीन आवाज में बोलता है, तुम चलो जय मैं आता हूँ। अपने बॉस की बात सुनकर जय वहां से चला जाता है। जय के जाने के बाद डेविल अपने लैपटॉप को देखता है तो उसकी नज़र माही पर जाती है जो अभी भी झूले पर वैसे ही बैठी थी। उसे देखकर मुस्कुरा देता है और लैपटॉप में वीडियो बंद करते हुए वॉशरूम में जाकर बाहर की तरफ निकल जाता है और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चला जाता है। कमला कोठा। कमला के कोठे पर कमला हॉल में बड़ी सी कुर्सी पर बैठी अपने एक हाथ से जर्दा मसल रही थी। अपने पास खड़े आदमी को इशारा करते हुए बोलती, कब आ रहा है महासहाय साहब। आदमी उसकी बात सुनकर, पता नहीं कमला, लेकिन आज शाम को महफिल सजेगी तब आ सकता है। आदमी की बात सुनकर कमला अपने हाथ में मसला हुआ जर्दा लेकर अपने होठ को नीचे करके वहां दबाकर अपने हाथ झाड़ते हुए बोलती है, क्या करे साहब, आप जैसे लोगों से ही तो ये महफिल सजती है। वो तो तूने सही कही बात। इतना कहकर अपने पॉकेट से 2,000 की घड़ी निकालकर कमला को देते हुए बोलता है, शाम को आता हूँ, उस लड़की को मेरे लिए ही रखना, तू भी जानती है यहाँ आई हर लड़की पहली बार मेरे साथ सोती है। कमला उसे दिए हुए पैसे लेकर उन्हें सूंघते हुए बोलती है, साहब उसके ज्यादा लगेंगे, इतने में तो काम नहीं चलेगा। कमला की बात सुनकर आदमी एक और पैसों की घड़ी देकर बाहर चला जाता है। उसके जाते ही कमला अपने पीछे बंदूक थामे खड़े गार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जाकर रानी को कह दे शाम को महफिल सजेगी, सब तैयार रहे, सबकी बोली लगेगी, इसलिए जो नए आए हैं उन्हें भी बढ़िया से सजा दे, जो आए डबल रकम देकर जाए। कमला की बात सुनकर गार्ड वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे कोठे रोशनी की जमावड़ा उठा। उसमें रहने वाली नई पुरानी लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहने कमर ठुमकाते हुए जहां महफिल सजी थी उस तरफ बढ़ रही थी। वहां आए रईस लोग अपनी लालसा पूरी करने के लिए एक एक लड़की लेकर अपने रात के कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे। वही बची हुई लड़कियां अपने ग्राहक ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए, उनका रात का बंदोबस्त हो जाए। वही एक कोने में खड़ी शांति बेसब्री से रॉकी का इंतजार कर रही थी, या हर रात करती थी। आजकल वो दिन का धंधा छोड़कर केवल रात को ही धंधा करती, वो भी केवल रॉकी के साथ, जिससे भी पैसे बहुत कम वसूलती, या यूं कहीं अपने पैसे से ही कमला को पैसे देती। तभी कोठे की सबसे पुरानी औरत आकर शांति को बोलती है, मत उम्मीद रख, ये लोग अपनी हवस मिटाने आते हैं, साले जितना देते हैं उससे ज्यादा वसूलते हैं। मेरी माने तो ग्राहक लेकर जाओ, उसका वेट मत कर, पता नहीं कितनी के साथ सोता होगा। वैसे भी अपना कोई सगा नहीं होता, अपना को कभी प्यार नहीं मिलता। कोठे में आई हुए हर लड़की एक बाजारू हो जाती है। इतना कहते हुए शांति का कंधा थपथपाते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। शांति रानी की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है और वही उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे पड़ाकू। कौन है विवान महासहाय, कौन है वो डेविल को क्यों अपने अंडर लेना चाहता है। जय श्री श्याम। टू बी कंटिन्यू।